हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? वो क्वेश्चन जो पहले पूछे जा चुके हैं और अभी जो एग्जाम आपके सामने है उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि जो क्वेश्चंस एक बार पूछ लिए जाते हैं ना, उसके वापस पूछे जाने का जो एक पॉसिबिलिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करते हुए जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को नहीं समझ में आने वाले चैप्टर, या फिर मैं ये कहूं कि लगभग ज्योग्राफी का हर एक जो चैप्टर जो बच्चों को लगता है कि पता नहीं ये क्या ही बना दिया है उसने, तो उन सभी चैप्टर्स की एक कहानी को हम इस एक सिंगल वीडियो के अंदर लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चंस की। सभी क्वेश्चन के नीचे आपको एक ये सीबीएसई लिखा हुआ दिख जाएगा जो ये बताएगा आपको कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कब पूछा गया था। तो बार बार जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि सीबीएसई 2011 का है। What are the main advantage of India's land under a variety of relief features? देखो, हमारे इंडिया के अंदर अगर हम उसकी ज्योग्राफी की बात करें तो हमें बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। हमारे इंडिया में हमें माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे तो डेजर्ट्स भी देखने को मिलेंगे, डेजर्ट्स अगर देखने को मिलेंगे तो बीचेस भी हमें देखने को मिलेंगे, बीचेस अगर हमें देखने को मिलेंगे तो हमें हमारे पास फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है उसको अगर नेचुरल या फिर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सभी चीजें हमें देखने को मिलेगी। अगर आपको स्विट्जरलैंड जाना है तो आप कश्मीर जा सकते हैं, अगर आपको डेजर्ट्स देखने हैं तो राजस्थान आ सकते हैं, फॉरेस्ट देखने हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं, और बीचेस देखने हैं तो आपको पता ही है साउथ जा सकते हैं। मतलब इंडिया के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अब इसके एडवांटेज हमें क्या क्या है वो हमें बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन भी यही वाला है, कुछ ऐसा अलग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार आप पढ़ लेना और जस्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। Land of India is covered in a variety of relief features. In India, there are 30% of mountains areas, 27% of plateaus, 43% of plain। हो गई कहानी खत्म, बस इतना ही है हमारे पास, ठीक है। क्या क्या है? 30% तो हमारे इंडिया के पास माउंटेन्स है। मतलब अगर हमारा इंडिया का अगर हम 100% एरिया की बात करें तो उसमें से 30% एरिया पे हमें माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, 27% एरियाज पे हमें प्लेटूज देखने को मिलेंगे और 43 के ऊपर हमें प्लेन्स देखने को मिलने वाले हैं। हर एक इस रिलीफ फीचर की अपनी एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक है और उसका कुछ अलग ही एडवांटेज है। तो चलो देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखो, मैनी स्ट्रीम्स एंड रिवर्स ओरिजिनेटेड इन माउंटेन्स, सम ऑफ विच आर पेरेनियल। ठीक है, हमें देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर जो हमारे माउंटेन्स है उससे हमें कई सारे क्या देखने को मिलते हैं, उससे हमें कई सारी रिवर्स देखने को मिलती है। और अगर बात आती है ये पेरेनियल क्या हो सकता है, तो उसके लिए अब आप इतना सा दिमाग लगा लीजिए कि माउंटेन्स जो है ना वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो अच्छे माउंटेन्स है या फिर मैं कहूँ कि जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, वो सारे माउंटेन्स हमें नॉर्थ के साइड में ही देखने को मिलेंगे। इंडिया अगर ऐसा है, लेट सपोज इंडिया अगर ये है, तो इंडिया के ये वाला जो एरिया है ना, एक तो यहाँ पे अरावली देखने को मिलेगा, ये हिमालयाज वगैरह देखने को मिलेगा, यहाँ शिवालिक वगैरह होते हुए ये कुछ ऐसे हमें हिमालयाज के ये पूरा जो है ना सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो यहीं से ही हमें रिवर्स ओरिजिनेट होती हुई दिखती है। पेरेनियल की कहानी जो है चैप्टर देख लेना, सब कुछ समझाया हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दिस एरियाज आर एक्सीलेंट टूरिस्ट साइट्स एंड हैव अ वेरी हाई पोटेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अमंग अदर थिंग्स। एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। कसोल वगैरह का नाम सुना होगा, मनाली का नाम सुना होगा, कश्मीर का नाम सुना होगा, लेह लद्दाख का नाम सुना होगा, ये सारे माउंटेन्स के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। और एक अगर जगह देखी जाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? हाइड्रो का मतलब होता है पानी, वाटर, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो या फिर हम कहें कि वाटर की हेल्प से बनाई जाती है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। प्लेटूज आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली सिंस दे आर टिपिकली हैवीली लोडेड विद मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड अदर रिसोर्सेज। प्लेटोज जो होते हैं ना उसके अंदर हमें कई सारे मिनरल और फॉसिल फ्यूल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो अब प्लेटोज की अगर हम बात करें तो प्लेटोज हमें इंडिया के यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इस एरिया के अंदर प्लेटोज देखने को हमें मिल जाते हैं। क्या है इसके फायदे? बहुत सारे मिनरल्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल टाइप जो है हमारे इंडिया के लिए या फिर हम ये कहें हमारे ह्यूमंस के लिए, वो है प्लेन्स, ठीक है। अब प्लेन्स इंपॉर्टेंट क्यों होता है? प्लेन होता क्या है, ठीक है, इतना सा समझ लो। प्लेन मतलब प्लेन एरिया होता है,
ठीक है, और साथ ही साथ प्लेन एरिया के अंदर हमें कई सारी रिवर्स के मदद से पानी भी यहाँ पे पहुंचता हुआ दिखता है। तो वाटर हो गया, लैंड हो गया। अगर वाटर और लैंड हो चुका है तो हम देखते हैं कि ह्यूमन की जो नीड है वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब वो क्रॉप्स को ग्रो कर सकता है। तो बस यही कहानी है आगे, ठीक है ना। द मेजोरिटी ऑफ फूड क्रॉप्स एटसेट्रा आर ग्रोन इन दिस फर्टाइल एरिया। और इसी के साथ साथ अगर प्लेन एरिया होता है तो यहाँ पे हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हाईवेज, फैक्ट्रीज का। प्लेटोज के ऊपर और माउंटेन्स के ऊपर इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन अभी ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है जो कर पाए। ओके, अगला क्वेश्चन, हाउ कैन वी इंप्लीमेंट, सबसे क्या है ये, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट 3 वेज फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है जो बहुत भारी है, जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी। अब ये सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? तो देखो, हमें हमारे रिसोर्सेज कुछ इस तरीके से यूज करने हैं कि हम अपने लिए तो उसे यूज कर ही सके, साथ ही साथ हमारी जो आने वाली अगली जनरेशन है उसके लिए भी हम कुछ रिसोर्सेज को बचा सके। इसे ही हम सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं, और इसे ही हम सस्टेनेबल या फिर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के नाम से भी जान सकते हैं। बाकी के ये सारे क्वेश्चन जो है एक जैसे ही हैं, ऐसा कुछ अलग इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ये है रिसोर्स प्लानिंग, वही चीज होती है, रिसोर्स प्लानिंग वही होती है, रिसोर्स प्लानिंग वही होती है, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट एक ही टर्म है। सीबीएसई 20 के अंदर क्वेश्चन है, 20 ये क्या है 2015 का एक ये क्वेश्चन है। Though resources planning, we can put sustainability of development into practice as 3 stages of resource planning और 3 approaches जो है वो यहाँ पे फॉलो करी जानी चाहिए। अब ये 3 स्टेजेस या रिसोर्स प्लानिंग जो है, प्लानिंग जब कहीं पे ऐड हो जाता है ना बेटा, तो होता क्या है ना कि प्लानिंग करने से पहले आपको ये पता करना होता है कि आपके पास आखिर क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है ना, आप कहीं पे जा रहे हो, लेट सपोज आपकी एक ट्रिप है, आपको मनाली जाना है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि सुबह उठे, मुंह धोया और सीधे मनाली निकल गए, पॉसिबल नहीं है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा कि हमें मनाली को जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारे रिसोर्सेज, ठीक है, कि हमारे पास उतना रिसोर्सेज या मनी है कि नहीं कि हम मनाली तक पहुंच पाए। पहले तो हम उसे पहचानेंगे, फिर हम उसकी पैकिंग वैकिंग कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो बस इसी को ही हम रिसोर्स प्लानिंग की तरह समझते हैं। पहले तो हम पहचानते हैं कि हमारे पास रिसोर्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना, उनके हम क्या बनाते हैं, कैटलॉगिंग रिसोर्सेज। अब कुछ भी नहीं है, उनकी हम लिस्ट वगैरह बना लेते हैं कि देखो ये वाले रिसोर्सेज ऐसे हैं, इनकी प्रॉपर्टी ये है, इतनी क्वांटिटी में है। ये सारी जो चीजें हैं वो हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। अब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है ना, कि हमारे पास कितनी क्वालिटी में और क्वांटिटी के अंदर रिसोर्स देखने को हमें मिलने वाला है। Making plans for the development of the resources while utilizing the right expertise, technologies and institutional framework। ठीक है, अब आपने ये तो पता कर लिया कि आपके पास ये रिसोर्सेज है, ठीक है, आपने पता कर लिया कि ये मेरे पास है। अब इसके बाद आप ये पता करोगे ना कि क्या मेरे पास पैसा तो है, क्या जो ट्रेन की टिकट है वो अवेलेबल है, क्या एयरप्लेन की जो टिकट है वो क्या अवेलेबल है, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें अब आप क्या पता करोगे, जब आपको ये पता पड़ सके कि आपके पास क्या बजट लेके आप जाने वाले हो। तो ठीक उसी तरीके से हम पता करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो अवेलेबल है, कौन कौन सी एक्सपर्टीज है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। प्रॉपर स्ट्रेटजीज फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट दैट आर इन लाइन विद द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव फॉर नेशनल डेवलपमेंट। उसके बाद फिर हम एंड में एग्जीक्यूशन के ऊपर बढ़ते हैं, जहां पे हम प्रॉपर स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि आखिर किस तरीके से हम इन रिसोर्सेज को आगे यूज कर पाएंगे। क्वेश्चन इतना ही है। देखो, जो हम ज्योग्राफी की बात करते हैं ना, तो ज्योग्राफी बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब प्यारा सब्जेक्ट मैं इसको इसलिए कहता हूं कि कुछ ना कुछ इसके अंदर टेक्निकल भी है और कुछ ना कुछ इसके अंदर है ना इंटरेस्टिंग भी है। और दूसरी या तीसरी चौथी सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपको अगर कभी भी ज्योग्राफी को प्रैक्टिकल लाइफ में देखना हो ना, अब मुझे नहीं पता कि a+b का होल स्क्वायर जो है a² + 2ab + b², ये वाला फॉर्मूला मेरे को कहाँ काम आने वाला है मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये ज्योग्राफी का ये फीचर है, इसका ये लाइक है ना, इसका ये यूज हो सकता है। और अगर आपको देखना है ये फीचर, तो आप पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके उसके फीचर्स को देख के आ सकते हैं। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे आप प्रैक्टिकली उस चीज को टच करके आ सकते हैं, पर ज्योग्राफी आपको ये एडवांटेज देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीबीएसई 2019 सीबीएसई 2015 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब एनी 3 मेन फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल फाउंड इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर वैरायटी ऑफ सॉइल्स हमें देखने को मिलती है, उनमें से ही एक सॉइल है जिसका नाम है ब्लैक सॉइल,
ठीक है। अब ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक सॉइल का मतलब वो कैसी होगी, ब्लैक होगी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि पिंक कलर में हमें देखने को मिलेगी। ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर की होती है, येलो सॉइल येलो कलर की होती है, ठीक है। एलुवियल सॉइल जो होती है वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, वो कभी और समझेंगे। अभी पता करते हैं कि आखिर इस ब्लैक सॉइल के क्या क्या बेनिफिट्स जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, जो हमारा ये ब्लैक सॉइल होती है ना, इसका पहले हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन से मेरा मतलब होता है कि आखिर ये बनती कैसे है, आखिर इसकी बनावट कैसा है, आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो, जो ब्लैक सॉइल होती है ना बच्चा, ब्लैक सॉइल के लिए हमने ये देखा है कि ब्लैक सॉइल के लिए जो सॉइल पार्टिकल होता है वो कुछ ऐसा होता है, देख रहे हो, एकदम राउंड, एकदम फाइन पार्टिकल होता है। इसी जगह अगर मैं सैंड की बात करूं, कभी सैंड जो है हाथ में लेके देखना, आपको कैसी लगेगी, थोड़ी रफ लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल ऐसे होते हैं, ऐसे, मतलब कुछ भी बना दो, ठीक है, कोई फिक्स शेप वगैरह होती नहीं है। पर जो ब्लैक सॉइल होती है उसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, एक उसका एक फाइन एकदम इसका स्ट्रक्चर होता है जिसको आप हाथ लगा के पता कर सकते हो कि बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हो कि सबसे पहले उसका कॉम्पोजिशन कैसा है, क्ले मटेरियल जो होता है बहुत अच्छा होता है। साथ ही उसके अंदर जो है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होने के कारण मॉइस्चराइजर जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। मतलब उसके अंदर क्या है कि जो ये रिटेन कैपेसिटी होती है बहुत अच्छी होती है, मॉइस्चराइजर ज्यादा होता है। ऑल्दो लो इन फॉस्फोरिक कंटेंट, इट इज रिच इन सॉइल मिनरल्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। अब देखो, जो हम ट्रीज देखते हैं, जो भी हम क्रॉप्स देखते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको एक आप बताओ कि सॉइल मिल गई, वाटर मिल गया, खत्म कहानी, इसके बाद उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। हर एक ट्री, हर एक क्रॉप, हर एक वेजिटेशन को एक मिनरल की रिक्वायरमेंट जरूर होती है, और ये मिनरल जो है ये ऐसे होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। ऐसा नहीं कि यहाँ के खत्म हो जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो पर आप ये देखो कि मोटे मोटे जितने भी हमें रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वो हमें सब इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। ड्यूरिंग हॉट वेदर इट क्रिएट्स डीप क्रैक्स दैट एड इन अप्रोप्रिएट सॉइल एरेशन। यहाँ पे एक ये वर्ड है समझ में नहीं आने वाला, और एक ये है, ठीक है। जब वेदर जो है हॉट होता है, मतलब समर टाइम की बात की जा रही है, समर टाइम के अंदर जब तक बारिश नहीं होती तब तक इस सॉइल का कुछ ऐसा टेक्सचर बन जाता है, देखो, ठीक है, ऐसे ऐसे इनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है। अब इस क्रैक्स पड़ने के कारण क्या होता है, जगह हो जाती है, स्पेस बन जाता है। जैसे ही उसके अंदर स्पेस बनता है तो स्पेस के कारण उसके अंदर अब एरेशन जो है वो अच्छे से हो पाता है, मतलब जो हवा है ना वो अच्छे से उसके अंदर जा पाती है, उसके अंदर से वापस वो बाहर आ पाती है। तो हम ये देखते हैं कि समर टाइम के अंदर इस वाली सॉइल को अच्छा सा एरेशन भी देखने को मिल जाता है। इट कैन बी फाउंड इन दी गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज एज वेल एज दी प्लेटू रीजन ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन जगहों पर ये हमें देखने को मिल जाती है। अब ऐसे में कुछ बताने के वाला कुछ है नहीं कि ये इधर ही क्यों देखने को मिलती है। देखो, ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, उस कंडीशंस के कारण ही हमें ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। देखो, भगवान ने जब भी कुछ बनाया है, कुछ भी हमको गिफ्ट दिया है, तो ऐसा नहीं है कि उसके पीछे कोई उसका लॉजिक नहीं है, उसके पीछे उसका कोई रीजन नहीं है। हर एक चीज के पीछे अपना एक अच्छा लॉजिक होता है, एक अच्छा काम करने का तरीका होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2015 और 19 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द एग्जांपल्स। देखो, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यहाँ पे एक टर्म है, इसका क्या मतलब होता है, एनवायरमेंट जो है वो हमारे रेगुलर एक्टिविटीज के कारण डिग्रेड होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है। इसके कारण हम ये देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ही ग्लोबल वार्मिंग जैसी कई सारी जो इश्यूज है वो हमें देखने को मिलते हैं, वो रेज हो रहे हैं। एनवायरमेंट जो है डिग्रेड होता जा रहा है। जैसा एनवायरमेंट हमारे फोर फादर्स ने देखा होगा, मदर फादर्स ने देखा होगा, वैसा जो एनवायरमेंट है वो हमने नहीं देखा। और इवन जो हम एनवायरमेंट आज देख पाते हैं, जितना वेजिटेशन हम देख पाते हैं, हमें ये नहीं लगता कि हमारी जो अगली वाली जनरेशन आएगी वो कभी ऐसा एनवायरमेंट देखने वाली है, क्योंकि तब तक बहुत सारी चीजें डिग्रेड हो जाएगी। तो ऐसे में जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो किसी एक नेशन की या किसी एक स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड की। बस यही क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है। तो चलो देखते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या फिर डेटोरेशन ट्रांसेंड नेशनल एंड स्टेट बाउंड्रीज बिकॉज दे हैव एन इक्वल इंपैक्ट ऑन एवरी नेशन इन द वर्ल्ड।
कह दिया है साफ साफ कि एनवायरमेंटल जो डिटोरेशन जो हम कर रहे हैं वो एक नेशनल और एक स्टेट की जो बाउंड्री है उससे बहुत बाहर की चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों एक चीजें हैं। एज एविडेंस कंसिडर दी फॉलोइंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज इंपैक्टेड बाय लैंड डिग्रेडेशन विच इंपैक्ट फूड क्रॉप्स। हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उसके कारण कई सारे डिग्रेडेशन जो है वो होने को देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है ना। क्यों देखने को मिलते हैं? पहली बात तो हम कई सारे केमिकल यूरियाज वगैरह यूज कर लेते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। जैसे जैसे हमारा जो एक पॉपुलेशन साइज बढ़ता जा रहा है तो हमें फूड की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और ज्यादा करने के लिए ही हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब लैंड अगर डिग्रेड हो जाएगा, लैंड अगर उसकी वजह से खराब हो जाएगा तो फ्यूचर के अंदर एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाएगी। ऑल पीपल आर इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ हाउ दिस क्रॉप्स ट्रेवल इंटरनेशनली, ठीक है ना। सबको दिक्कत होने वाली है, आज ग्लोबल वर्ल्ड की हम बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन है तो दिक्कत सबको होने वाली है। द एटमॉस्फेयर्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाय द एडिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग। मैं समझा ही चुका हूं, यहाँ पे एक वर्ड होगा ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेज होती हैं जिसके कारण हमारा ये जो अर्थ है ना उसके ऊपर एक है ना छोटा सा पतला सा एक लेयर बन चुका है, ठीक है ना। अब ये जो लेयर है ना वो क्या करता है कि सनलाइट जो है वो अंदर तो आ जाती है पर वो वापस अर्थ से टकरा कर वापस लौट नहीं पाती है, क्योंकि इसका जो लेयर है वो उसे ऐसा करने नहीं देता है, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैसेस यही होती है। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिशन कॉज द ओजोन लेयर टू थिन विच हैज एन इम्पैक्ट ऑन एवरीवन। जो एसी होती है या फिर मैं ये कहूँ कि पहले के टाइम में जो फ्रिजेस वगैरह होते थे ना उन सभी के अंदर एक गैस होती थी, ठीक है, जिसको हम CFC गैस के नाम से जानते हैं और CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरो कार्बन के नाम से जानते हैं। इसका जो एमिशन है उसके वजह से हमारे अर्थ के ऊपर जो एक पतला सा ओजोन लेयर बन रखा है ये खत्म होता जा रहा है। ओजोन लेयर का फायदा ये होता है कि ओजोन लेयर जो होता है वो हमारे अर्थ को जो सन का यूवी रेज है उससे प्रोटेक्ट करके रखता है। O3 इसका फॉर्मूला होता है ओजोन का, ठीक है ना। अब ये भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, ठीक है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि O3 जो है ना, होता क्या है कि O3 का इक्वेशन बनता है जिसके अंदर ये क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है ना। शायद O2 या O ऐसा कुछ बन जाता है, इतना मुझे अभी आइडिया आ नहीं रहा है, बट ऐसा ही कुछ इसके अंदर होता है, वो ब्रेक हो जाता है उसका इक्वेशन, ठीक है ना। तो उसके कारण हमें देखने को मिलता है ओजोन लेयर थिन हो जाती है और यूवी रे सीधे अर्थ के ऊपर पहुंचती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिवर पॉल्यूशन कॉजेज द वाटर्स एंड ओशंस टू बिकम कंटामिनेटेड। अब देखो होता ये है ना कि हम हमारे घर के अंदर से जितना भी सीवरेज बाहर निकालते हैं, साथ ही साथ आप ये भी सोच सकते हो कि हमारे नेबर्स, हमारे इस पूरी सोसाइटी के अंदर हम कितना सारा सीवरेज जो है एक दिन के अंदर हमारे घरों से बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब ये जो सीवरेज वाटर होता है या अनट्रीटेड जो ये वाटर है ये सीधे जाता है किसी रिवर के अंदर। अब रिवर के अंदर जाएगा तो ये रिवर के पानी को भी खराब कर देगा, ठीक है। साथ ही साथ इंडस्ट्री से निकलने वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण हम देखते हैं कि रिवर पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। रिवर पॉल्यूशन का एक अच्छा एग्जांपल जो है वो आपको देखने को मिलेगा छठ पूजा के दिन, ठीक है। सर्च कर लेना छठ पूजा के दिन क्या होता है, दिल्ली वगैरह के साइड में जो यमुना रिवर है ना वहां की फोटोज देखना, वहां पे क्या होता है ना इतना सारा वहां पे फॉर्म ही फॉर्म देखने को मिलता है व्हाइट कलर का। अब ऐसा नहीं है कि वो कोई बर्फ है या कुछ ऐसा है, नहीं, वो क्या है, वो कंटामिनेशन के कारण, केमिकल्स के कारण वो हमें देखने को मिलता है। सर्च कर लेना, देख सकते हो। आगे चलते हैं। द एंटायर एटमॉस्फेयर इज पॉल्यूटेड बाय एयर पॉल्यूशन अराउंड दी एंटरप्राइजेस, ठीक है। पूरा का पूरा एनवायरमेंट ही जो है खराब होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। इसमें हमारे यहाँ के कुछ नादान लोग लिखना भूल गए हैं CBSE वगैरह, बाकी इसमें था, ठीक है ना, चलता है, कोई बात नहीं। व्हाट आर दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दे रखे, मतलब इंपॉर्टेंट तो है, तो ऐसा सोचना नहीं कि सर इसमें तो वो लिखा हुआ ही नहीं है, फिर आप कैसे कह रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट है। अरे है, लिखना भूल गए, ठीक है। व्हाट आर दी डिफरेंट कंजर्वेशन मेथड्स अडॉप्टेड इन इंडिया, ठीक है। अब देखो होता कुछ ऐसा है ना कि हर एक कंट्री का हर एक चीज को समझने का या फिर उसके लिए कोई काम करने के लिए स्ट्रेटेजीज जो बनती है ना वो अलग अलग होती है। इंडिया पर्सपेक्टिव में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा कंजर्वेशन जो मेथड है या फिर हम किस तरीके से हमारे एनवायरमेंट को कंजर्व करने की सोचते हैं वो किस तरीके का है, वो हमसे पूछा गया है। यही क्वेश्चन जो है आगे आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ बाहर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आज मैं टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट कह दूं, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ कह दूं, एक ही बात होती है। अब कुछ बच्चे ऐसे पूछ लेंगे ऐसा थोड़ी होता है, पर होता है, ठीक है। देखो गवर्नमेंट जो है कई सारे प्रोग्राम चलाती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग,
ठीक है। अब ये प्रोग्राम जो है उसमें से सबसे पहला प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि हमें 1972 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट हमारे सामने लेके आती है। जैसे कि इसमें दिख रहा होगा, इंडियन मतलब इंडिया की, वाइल्ड लाइफ का मतलब वाइल्ड लाइफ ही होती है, एनिमल्स जो है हमारे, उनका प्रोटेक्शन करने की बात कही गई थी। कब कही गई थी? 1972 के अंदर। और इसके अंदर हम वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को बचाने की बातें करते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट आर डिवाइडेड। अब देखो इसी के साथ अगला एक्शन लिया गया कि फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया गया 3 ग्रुप्स के अंदर, जिसमें से एक ग्रुप था रिजर्व फॉरेस्ट का, दूसरा ग्रुप था प्रोटेक्टेड वुड्स का, और तीसरा था अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट का। जिसमें से जो ये 2 है कैटेगरीज, रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, हैव हैड देयर यूज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड। होता ये है, कैटेगरी बना दी। ठीक है, कैटेगरी बना दिया, जैसे आपके स्कूल में सेक्शन होते हैं कि जो सबसे ज़्यादा तेज या सबसे ज़्यादा स्मार्टर जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ए सेक्शन में रखेंगे, उनसे जो कम होंगे एवरेज वाले उनको बी में रखेंगे, और जो सबसे खराब होंगे उनको सी में रखेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो स्कूल जनरली फॉलो करती होगी। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि हर स्कूल में ऐसा होता है, बट जनरल ये देखा गया है कि कई सारी जो स्कूल्स होती है इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लेती है। कभी ये मत सोचना सी ग्रुप के हो तो फिर हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल्स में ये चीज़ नहीं भी होती है, स्कूल्स में बच्चे ज़्यादा होते हैं इसलिए भी सेक्शन बना दिए जाते हैं। ओके, आगे बात करते हैं कि देखो प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसको यूज करने के लिए आपको कई सारे रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलते हैं। प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट के लिए कई सारे रूल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अगर आप ब्रीच करोगे रूल्स को, अगर उसमें जाके लेट सपोज आप क्या करते हो, किसी ट्री को आप है ना कट करके आ गए या कोई भी आप एक्टिविटी करके आ गए, तो आपको उसके लिए पनिश किया जाएगा। ठीक है, अनक्लासिफाइड में ऐसा कुछ ही नहीं है। लोकल कम्युनिटीज आर बीइंग इंक्लूडेड इन द मैनेजमेंट। लोकल कम्युनिटी को हम क्या लेकर आए हैं, हमारी मैनेजमेंट में लेकर आए हैं, ताकि अगर लोकल कम्युनिटी खुद से ही अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगी, अपने फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेगी, तो फिर गवर्नमेंट को इतना लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए एक प्रोग्राम आया था जिसका नाम था JFM। JFM का मतलब होता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब इस जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट और लोकल पीपल दोनों एक साथ आते हैं और फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश करते हैं। सब आप देखोगे तो बहुत ज्यादा पुराने एक्ट हमें देखने को मिलते हैं। टू सेफगार्ड इंडियाज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड numerous state government built national park, wildlife sanctuaries and biosphere reserve। देखो इंडिया जो है ना, हमारे पास बहुत सारा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलता है। इसी कारण हमारे हर एक स्टेट के पास अपनी खुद की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमें देखने को मिलती है। नेशनल पार्क उस सेंचुरी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आपके आसपास के लोकेशंस के अंदर भी आपको ये सारे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके स्टेट में नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते होंगे, पर मैं ये कह सकता हूँ हर एक जो हमारी आसपास का एक स्टेट है उसमें कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें देखने को मिल ही जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो हमारा ये पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है ना, या फिर मैं ये बात कहूं कि जो पूरा का पूरा ये जो हमारा जो बन रखा है एनवायरनमेंट को लेके, वो बहुत ही ज़्यादा अलग अप्रोच से हम फॉलो कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो ये एनवायरनमेंट है वो कंजर्व तो हो ही हो, साथ ही साथ लोकल कम्युनिटी का भी डेवलपमेंट हो ही हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, हम किस तरीके से रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को अलग अलग देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि कई बच्चे को कंफ्यूज हो गए होंगे ना कि आखिर रिजर्व फॉरेस्ट में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, तो उस डिफरेंस को ही यहीं पे हम पता लगा रहे हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व फॉरेस्ट इंक्लूड ऑल राइट टू एक्टिविटीज लाइक हंटिंग, grazing etc. are prohibited in designated woods unless appropriate directives are obtained by the government। अब देखो क्या होता है कि जो ये हमारे सामने डेजिग्नेटेड जो वुड आ रहा है, ठीक है ना, वुड्स जो आ रहे हैं, तो आप मतलब क्या है, ये लकड़ियाँ वगैरह की बात की जा रही है। ठीक है, ट्रीज की बात की जा रही है, हंटिंग है, ग्रेजिंग है, ये सारी जो है प्रोहिबिटेड है। मतलब आप ये सारी एक्टिविटीज जो है इन टाइप के मतलब प्रोटेक्टेड रिजर्व फॉरेस्ट में आप नहीं कर सकते अगर गवर्नमेंट आपको नहीं कहती तो। ठीक है, अगर गवर्नमेंट मना कर रखा है तो आप नहीं जा सकते, गवर्नमेंट कहती तो कर लो। However, in protected areas, communities that live on the periphery of forest and depend on them for their livelihood may occasionally be granted the permission to engage in certain activities such as hunting and grazing। अब देखो प्रोटेक्टेड एरिया की बात की जा रही है कि ऐसे तो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों के अंदर ही हंटिंग, ग्रेजिंग, ये सारी चीजें मना है।
पर गवर्नमेंट को पता है ना कि आसपास के लोगों को साथ लेके चलना है। अब आसपास की कम्युनिटी जो है वो किस पे डिपेंडेंट होगी, वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होगी। तो ऐसे में उनको थोड़े राइट्स तो देने पड़ेंगे ना, तो बस वही थोड़े राइट्स दे दिए जाते हैं, थोड़ी सी उनको परमिशन दे दी जाती है कि चलो थोड़ी बहुत तो हंटिंग ग्रेजिंग कर लो जिससे आपका काम हो जाए। ठीक है, रिजर्व वुड्स की अगर मैं बात करूं, आर सब्जेक्ट टू ग्रेटर प्रोटेक्शन एंड हैव द potential to become national parks and wildlife sanctuary. The protected woods are not exposed to these risk. ठीक है, अब देखो जो हम प्रोटेक्टेड वुड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रोटेक्टेड वुड्स के साथ तो ये सीन है कि वो कभी भी कोई भी टाइप का नेशनल पार्क या फिर है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनने वाला। पर कई सारे जो रिजर्व वुड्स होते हैं उनका नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। समझाता हूँ क्या होता है। आप ये देख लो कि सबसे ऊपर है प्रोटेक्टेड, उसके बाद है हमारे रिजर्व, और उसके बाद ये नेशनल वाइल्ड लाइफ वगैरह ये देखने को मिलता है। जो प्रोटेक्टेड एक बार हो गया ना, वो कभी भी वापस रिजर्व होने वाला नहीं है, मतलब उसको डिग्रेड वो कभी भी नहीं होने वाला। ठीक है, डिमोशन उसका कभी नहीं होने वाला। पर जो रिजर्व फॉरेस्ट है ना, उसका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो बनेगा कि नहीं बनेगा वो नहीं पता, पर उसका ये जरूर हो सकता है कि वो नेशनल पार्क बन जाए। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऐसा कभी भी नहीं होने वाले। ठीक है, वो रिस्क से फ्री है। The designation of conserved forest covers more than half of the entire forest area. हमें ये देखने को मिलेगा कि जो ये कंजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं वो कवर्स करते हैं हमारे पूरी कंट्री का हाफ ऑफ द फॉरेस्ट एरिया। जितना हमारी कंट्री में फॉरेस्ट है उसका हाफ तो क्या है, कंजर्व्ड फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। However, barely 1/3 of the entire forest land is covered by protected areas. ठीक है, 1/3 के आसपास किसके अंदर है, प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। लार्ज पोर्शन ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड आर रिजर्व्ड इन मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। ऑन द अदर साइड, अ साइजेबल पोर्शन ऑफ द वुड्स इन बिहार, ओडिशा, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान आर प्रोटेक्टेड। यहाँ पे हमें प्रोटेक्टेड देखने को मिलते हैं और वहां पे हमें जो हमारा पूरा का पूरा जो रिजर्व वाला है वो देखने को मिलता है। कैटेगरी देख लेना, एकदम साइड में हट गया हूँ, एकदम दिखता होगा आराम से। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। राइट एनी 5 रीजंस फॉर द डेप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया। 5 रीजंस हमें लिखने हैं किसके, फॉरेस्ट डेप्लेशन के। हमारे इंडिया के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके कारण आज हमारे जो फॉरेस्ट है डेप्लेट होते जा रहे हैं। डेप्लेट होने का मतलब है कम होते जाना या खत्म होते जाना। तो किस तरीके से हमारे इंडिया में फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक यही यहाँ पूछा गया है, ठीक यही यहाँ भी पूछा गया है, तो ज्यादा सोचना समझना नहीं है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको 5 फैक्टर्स की अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो एक चीज आप ये आइडिया लगा लेना कि कहीं ना कहीं इस सभी जो ये चीजें हो रही है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन से आपको जुड़ी हुई दिखेगी। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ही हमारे फॉरेस्ट जो है डेप्लेट होते हुए दिखेंगे। सबसे बड़ा रीजन हम खुद ही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एग्रीकल्चर ग्रोथ की। टाइम के साथ आपको ये देखने को मिलता है कि हमारे कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और आने वाले टाइम में हम चाइना को भी पीछे छोड़ने वाले हैं सिर्फ पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, अब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उसको फूड की रिक्वायरमेंट होगी, फूड की रिक्वायरमेंट होगी तो एग्रीकल्चर ज्यादा करना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर ज्यादा करना पड़ेगा तो आपको फॉरेस्ट को खत्म करना होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट अलग होता है। अगर अभी कई सारी ऐसी जगह थी जहां देखने को मिलता था कि जो फॉरेस्ट है ना उनको काट दिया जाता था, उनको साफ कर दिया जाता था, फिर वहां पे एग्रीकल्चर किया जाता था। ठीक है, यही दिक्कत है। Agriculture growth over 26,200 square kilometers of forest space were turned into the agricultural land throughout India between 1951 to 1980. 1951 से लेके 1980 के अंदर हमारी पॉपुलेशन जो है इंडिया में बढ़ती जा रही थी और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए फूड की रिक्वायरमेंट थी और इसी के लिए देखा गया कि 26,200 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट को साफ कर दिया जाता है, खत्म, एकदम टाटा बाय बाय। ठीक है, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया विच रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बोला है। अनदर सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज माइनिंग। अब देखो, एक बढ़ते हुए देश को सबसे ज्यादा जरूरत होती है रिसोर्सेज की, और रिसोर्सेज जो है वो हमें मिलते हैं माइनिंग के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर इंस्टांसेस डोलामाइट माइनिंग पजेस अ मेजर थ्रेट टू वेस्ट बंगाल बक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर बक्सा टाइगर रिजर्व है, उस बक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर डोलामाइट की माइनिंग की जाती है और उस डोलामाइट की माइनिंग के कारण वहां का जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा थ्रेट में आ गया है। द ग्रेट इंडियन एलिफेंट नेटिव हैबिटेट हैज बीन हार्म्ड बाय दिस कंटिन्यूड माइनिंग एंड इट्स माइग्रेशन पाथ हैज बीन इम्पेडेड। अब होता क्या है ना, जो हमारे इंडिया के एलिफेंट्स है
उनका जो आने जाने का रास्ता है वो इसके कारण रुक जाता है। माइनिंग चल रही होगी तो उनको एकदम घूम के जाना पड़ता होगा। जैसे कि पहले वो सीधा सीधा निकल जाते थे, अब यहाँ पे माइनिंग शुरू हो गई तो अब उन्हें घूम के जाना पड़ता है, तो उनकी दिक्कत हो गई है, ठीक है ना। अब देखो ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास है एक ब्रेन जो बहुत अच्छा चलता है, उनके पास ऐसी चीजें नहीं होती है, ठीक है ना। तो उनको इन चीजों को, इन टास्क को वापस एकदम लेने में, करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन इनिशिएटिव्स फॉर द रिवर वैली प्रोजेक्ट ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड सिंस 1951। हम देखते हैं कि 1951 तक अगर हम देखा जाए तो कई सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के कारण रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है वो बनाने थे। रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाने के कारण हमें कई सारे फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ा, लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर। 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ वुड्स इन मध्य प्रदेश हैव बीन सबमर्ज्ड बाय द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश में चलाया गया था, जिसके कारण ये होता है कि वहां का लगभग 40,000 हेक्टेयर्स का जो फॉरेस्ट एरिया था वो सबमर्ज हो जाता है, पानी में चला जाता है। A rapidly growing urban and industrial economy, the depletion of forest region has grown due to the rising demand for products made from trees such as the rubber, pharmaceuticals, dyes and fuel wood। होता ये है ना बच्चा पार्टी कि हमारा क्या है कि अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अर्बनाइजेशन की अगर मैं ये आपको बात बताऊं तो आप इतना से समझ लो, पहले हम गाँव में रहा करते थे, धीरे धीरे हम शहरों तक बढ़ रहे हैं। आज हमें ये मेंटेलिटी इंडिया में देखने को मिलती है कि हर कोई ये चाहता है कि गांव छोड़ना है, शहर हमें जाना है ताकि हम कमा सकें, ठीक है ना। इसी के कारण क्या होती है कि अर्बन और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो है उसके ऊपर बहुत लोड पड़ता है। और अगर अर्बन, सबकी एक लाइफस्टाइल अगर अर्बन हो जाएगा तो सभी लोगों को रबर, फार्मास्यूटिकल्स, डाइज, फ्यूल वुड्स, इन सभी चीजों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी और ये सारी चीजें फॉरेस्ट से मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन, लास्ट वाला इन सबका एक मैं ये कह दूं कि एक समरी के तरह चलते हैं। एक्सेसिव पॉपुलेशन, ये सारा जो काम हो रहा है ना, जो भी अभी तक आपने देखा, ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक पॉपुलेशन के कारण। एक्सेसिव पॉपुलेशन इट इज फ्रीक्वेंटली ब्लेम्ड फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन थर्ड वर्ल्ड नेशंस। हम थर्ड वर्ल्ड नेशंस के अंदर आते हैं। अब वो कहानी क्या है समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अ टिपिकल अमेरिकन मीनवाइल यूज्ड 40 टाइम्स एज मेनी रिसोर्सेज एज अ टिपिकल सोमालियन सिमिलर टू दिस। अब देखो एक चीज आपको मैं ये बता देता हूं कि लोग पॉपुलेशन को जिम्मेदार बताते हैं, बाकी पॉपुलेशन जिम्मेदार है। बट अगर हम बात करें डेवलप्ड नेशंस की तो सबसे बड़े जो इन सभी क्राइम्स के, या फिर मैं ये करूं फॉरेस्ट डिप्लेशन के जो सबसे बड़े लाइक कारण हो सकते हैं ना, वो कौन है? वो अमेरिकन हैं, ये इंडस्ट्रियल नेशंस हैं, ये डेवलप्ड नेशंस हैं। क्यों? क्योंकि इनकी तरफ से हम देख सकते हैं कि एक एवरेज सोमालियन जितने अपने पूरे लाइफ में खर्च नहीं करता होगा, उससे कई टाइम्स ज्यादा जो है एक एवरेज अमेरिकन कर देता है, ठीक है। सिमिलर अगर हम बात करें, जो रिचेस्ट इंडिया के 5% लोग हैं ना, वो एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म करते हैं। और हम बात करें अगर इंडिया के पुअरेस्ट 25% की, वो लोग साथ में मिलकर इतना नहीं कर पाते जितने इंडिया के 5% जो रिचेस्ट लोग हैं वो मिलके कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द डिफरेंट ट्रेडिशनल कम्युनिटीज इन्वॉल्व्ड इन कंजर्विंग देयर ओन नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि जो हमारी कम्युनिटीज है उनको हम कंजर्वेशन के लिए आगे लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो आपने एक मूवी देखी होगी अवतार नाम से, ठीक है ना। अवतार के अंदर आपने क्या देखा था कि वो जो एक कम्युनिटी थी, ठीक है, जो नावीज थे वो क्या चाहते थे कि उनका जो भी वो लैंड है वो क्या हो सके, प्रोटेक्ट रह सके, उसके लिए वो लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि आसपास के लोकल लोगों को जगाना होगा, उनको कंजर्वेशन के लिए आगे लाना पड़ेगा, तभी जाके हम इन सभी चीजों को कंजर्व कर पाएंगे, नहीं तो इनका कोई भी मतलब हमें देखने को नहीं मिलेगा। इट इज ट्रू दैट सम इंडिजिनियस सोसाइटी इन इंडिया वर्क टू प्रोटेक्ट देयर ओन नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। अब देखा गया कि चलो ठीक है, अब इनका फायदा क्या है, ठीक है ना, हमारी तरफ से क्या फायदा है, उन लोगों के लिए क्या फायदा है, वो हम देखते हैं। An ancient tribal practices known as nature worship is founded on the idea that all the nature's creation need to be preserved. Some societies protect a certain tree that they have done so since the beginning of a time. देखो इंडिया में कई सारी ऐसी एंशियंट कम्युनिटीज या एंशियंट ट्राइबल कम्युनिटीज हमें देखने को मिलती है, जिनके अकॉर्डिंग जो हमारे फॉरेस्ट है, जो हमारा नेचर है ना, वो क्या है, वो एक क्रिएशन है, ठीक है। और उस क्रिएशन को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड जो ये क्रिएशन है ना, वही हमें बचा सकती है, ठीक है ना। आपने वो मूवी में देखा ही होगा ना, उस मूवी के अंदर यही तो कहानी थी कि उनके लिए उनका नेचर इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे भी यही है कि ट्राइबल्स के लिए भी उनका नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वर्शिप करते हैं। कई जगह पे जो हम देखते हैं कि कई सारी जो ऐसी ट्रीज होती है ना,
उसको भी बहुत ज़्यादा वर्शिप किया जाता है। राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में पीपल नाम से एक ट्री होता है, उस पीपल ट्री की बहुत ही ज़्यादा वर्शिप की जाती है, बहुत ही ज़्यादा उसे एक है ना सेक्रेड माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो देखो, अगर मैं साइंटिफिक चीज़ों की या फैक्ट की बात करूँ तो पीपल जो ट्री है उसकी एक नेचुरल क्वालिटी ये है कि उससे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है ना। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि कहीं ना कहीं इसका रिलेशन हमारे नेचर से है। नेचर को हम वर्शिप करेंगे, नेचर को हम प्रोटेक्ट करेंगे, तभी जाके वो नेचर हमारी हेल्प करेगा। द महुआ, बैसा, लॉटिफोलिया एंड द कदम्बा, ठीक है, एंथोसिफलस कदम्बा ट्रीज आर रिजर्व एंड गार्डेड बाय द मुंडास एंड द संथाल्स ऑफ द छोटा नागपुर रीजन। एक एग्जांपल है, ये आपको देखने को मिलता है महुआ के लिए और कदम्बा के लिए, ठीक है, कदम्ब ट्री भी जिसे कहते हैं हम। During wedding, tribes in Odisha and Bihar protected and respect the tamarind, Tamarindus indica and the mango, Mangifera indica trees, ठीक है। हम देखते हैं वेडिंग्स में ये उन लोगों ये जो है ना मैंगो ट्री जो होता है, साथ ही साथ जो टैमरिंड होता है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आगे है ऑफ एंड अराउंड द बिश्नोई विलेज इन राजस्थान, पिकॉक, नीलगाय, ब्लैक डक, चिंकारा, हर्स ऑल आर प्रोटेक्टेड, ठीक है ना। एक बिश्नोई विलेज है राजस्थान के अंदर, ठीक है, गुड़ा बिश्नोई के वहां पे हमें ये देखने को मिलता है राजस्थान में कि पिकॉक और ये जितनी भी चीजें जो है ना उसको बचाने की कोशिश की जाती है। उन कम्युनिटी के लिए बिश्नोई एक कम्युनिटी है, ठीक है, उनका विलेज है ये। तो बिश्नोई कम्युनिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिकॉक, नीलगाय और ये जो एनवायरमेंट के अंदर ब्लैक डक वगैरह देखने को मिलता है, ब्लैक बक, ठीक है, केस भी है इसके ऊपर, आप देख लेना, आप सर्च करोगे तो पता पड़ जाएगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, तो ये बिश्नोई जो कम्युनिटी है वो इसे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अगर किसी ने भी इसको नुकसान पहुंचाया तो ये आ जाते हैं लड़ने के लिए, ठीक है, सीधे कि आप तो ये गलत कर रहे हो, ठीक है। मैनी पीपल फीड लंगूर्स एंड मंकीज, जयपुर साइड में जाओ, जयपुर साइड में लंगूर्स और मंकीज का बहुत से सिस्टम देखने को मिलेगा। बाय डूइंग दिस वेरियस ग्रुप्स इन इंडिया कैन पार्टिसिपेट इन प्रिजर्विंग देयर ओन नेटिव प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब इन्हीं सारी प्रोसेसेस के कारण हम देखते हैं कि कई सारे नेटिव्स जो है वो इंडिया में अपने ही आसपास के लोकल एरियाज को बचाने की कोशिशें करते रहते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैरसिटी इन इंडिया। 5 रीजंस हमें बताने हैं जो कि हमारे इंडिया की वाटर स्कैरसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो, पानी की जरूरत जो है पॉपुलेशन बढ़ने के साथ बढ़ती जा रही है, वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, वाटर के यूजेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे सामने आज ऐसी कंडीशन या सिचुएशन आ रही है कि हमें हमारे एरियाज में वाटर की स्कैरसिटी यानी कि पानी की कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। ऐसा क्यों है? 5 रीजंस हमें बताने हैं। देखो, हम देखते हैं द रिजल्ट ऑफ अ बिग एंड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन इज इंक्रीज डिमांड ऑफ वाटर इन इनइक्वाटेबल, क्या है, इनइक्वेटेबल एक्सेस टू इट, ठीक है ना। लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ जिसके पास पैसा है वो तो वाटर को बाय कर लेता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं कर पाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर यूज्ड टू डेवलप इरिगेटेड एरियाज एंड ड्राई सीजन्स एग्रीकल्चर इन ऑर्डर टू इनेबल हायर फूड ग्रेन आउटपुट, ठीक है। एग्रीकल्चर के कारण हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के कारण ही हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो वाटर यूजेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, जिसका भी कोई एक कारण जो है पॉपुलेशन ही है। पॉपुलेशन नहीं होती तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। In addition to being large water users, industries also need to power to operate. This energy is largely generated by hydroelectricity. समझ में आ गया? इंडस्ट्री को चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है, और ये चीज आप समझ सकते हो और समझ भी चुके हो। मेट्रोपॉलिटन लाइफस्टाइल एंड ग्रोइंग अर्बन सेंटर्स विद डेंस पॉपुलेशन हैव नॉट ओनली इंक्रीज द वाटर एंड एनर्जी नीड्स बट हैव आल्सो मेड द इश्यूज वर्स। देखो, जो हमारी ये एक लाइफस्टाइल जो बनती जा रही है, जिसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं हमारी पर्सनल, हम ये कह सकते हैं, टास्क के लिए, तो उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि इन्हीं चीज़ों के कारण, इन्हीं कारणों के कारण हमें हमारे इंडिया के अंदर, या फिर मैं ये बात कहूँ कि हमें हमारे एरिया के अंदर इन सभी चीज़ों का एक बहुत ही बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। अ लार्ज पोर्शन ऑफ वाटर इज कंटामिनेटेड बाय केमिकल, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड द फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। कई सारे हमें केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फर्टिलाइजर्स जो है वो एग्रीकल्चर में यूज करने पड़ते हैं। कॉन्सिक्वेंटली इट इज अनफिट फॉर ह्यूमन यूसेज, और हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज्यादा ये अनफिट हो जाते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 रीजंस फॉर वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर वाटर पॉल्यूशन के लिए कोई 5 रीजंस आपको बताने हैं, ठीक है। देखते हैं कौन से ऐसे 5 रीजंस हमें देखने को मिलते हैं।
Industries pollute water resources by discharging a variety of chemicals and hazardous waste into lakes, ponds and canals without first treating them. इंडस्ट्री क्या करती है, डायरेक्ट जितना भी उसके पास वेस्ट है ना वो सीधा का सीधा वो रिवर पॉन्ड्स के अंदर डाल देती है बिना उसको ट्रीट किए हुए, मतलब उसको बिना कुछ सुधारे हुए ये वो डायरेक्ट उसमें खाली कर देती है. Throughout the use of fertilizers, pesticides and the herbicides, modern agriculture methods use chemicals that pollute underground water and the water ways. समझ गए होंगे, ज्यादा ज्यादा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं वो धीरे धीरे चले जाते हैं कहाँ पे, ग्राउंड वाटर के अंदर, वाटर वेज के अंदर, रिवर्स वगैरह में, और वो उसे पॉल्यूट कर देते हैं. आगे बढ़ते हैं. ह्यूमन यूज वाटर फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेज इंक्लूडिंग द ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एंड हाउस क्लीनिंग. हम देखते हैं कि हमारे ह्यूमंस जो है ना कई सारे पर्पसेस के लिए वाटर को यूज करते हैं. हम पानी पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, हाउस को मतलब घरों को साफ करने के लिए, सब चीजों के लिए इसका यूज करते हैं. द मेजोरिटी ऑफ यूज वाटर इज डिस्चार्ज थ्रू पब्लिक सीवर्स एंड डब्ड इनटू अ रिवर और लेक विच कॉजेस पॉल्यूशन. स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है. There are environmental dangers which is searching for oil and gas beneath the water. वाटर पॉल्यूशन इज रिजल्ट ऑफ ऑयल स्पिल्स. ऑयल स्पिल्स जो है मैं ये रेकमेंड आपको करूंगा कि इसको आप सर्च करो, तब आप ज्यादा अच्छी तरीके से देख के समझ पाओगे, ठीक है ना. ऐसा नहीं है कि ऑयल स्पिल को मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे वर्बली बता पाऊंगा. कुछ ऐसा होता है कि जो हमारे ओशंस वगैरह हैं, ठीक है, अब हमें देखने को मिलता है ओशंस के जो अंदर वाला जो एकदम बॉटम है ना उसके नीचे हमें हमारा क्रूड ऑयल देखने को मिलता है. अब कई सारे जो एक्सट्रैक्टर्स होते हैं, मतलब जो एक्सट्रैक्शन वाली कंपनीज होती है वो वहां पहुंचती है और उस ऑयल को निकालने की कोशिश करती है. कई बार ये जो रिजर्व्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनमें कोई क्रैक्स या कोई भी वहां पे इशू वगैरह आ जाता है, जिसके कारण वो जो ऑयल है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है पूरे के पूरे ओशन के अंदर, जिसके अंदर ऑयल स्पिल जो है वो हमें देखने को मिलता है वहीं पे, ठीक है. ऑयल स्पिल के और भी बहुत कारण होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं. शिप्स के अंदर जो भी हम क्रूड ऑयल इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं तो शिप्स से भी कई सारा जो हमारा ये ऑयल है ये बाहर निकल जाता है, ठीक है ना. यही ऑयल स्पिल है. इससे ज्यादा देखना हो तो सर्च कर लेना. न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड द वेस्ट प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर लेबोरेटरीज. हमें देखने को मिलता है न्यूक्लियर वेपन की जो हम टेस्टिंग करते हैं, जो पावर प्लांट हम बनाते हैं, जो कि वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही गलत है. Why is ग्राउंड वाटर a highly overused resources? आखिर ग्राउंड वाटर जो है वो एक हाईली ओवरयूज रिसोर्स क्यों है, मतलब क्यों ज्यादा यूज किया जाता है ग्राउंड वाटर का, कुछ तो कारण होगा. तो देखो कई सारे कारण हैं. आज हम देखते हैं कि हमारी रिवर्स जो है पॉल्यूटेड हो चुकी है. दूसरा कारण हमें देखने को ये भी मिलता है कि रिवर्स पॉल्यूटेड हो चुकी है तो अब हमें पानी लाना होगा. पानी कहाँ से लाए, तो ग्राउंड वाटर से हम निकाल लेते हैं. बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर फिर आप ये सारा देख लोगे. देखो ग्राउंड वाटर सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग. पहली बात तो ये, ड्रिंकिंग के लिए फ्रेश वाटर जो है ग्राउंड वाटर से हमें देखने को मिलता है. ग्राउंड वाटर क्या होता है, देखो होता ही कुछ नहीं है. ये हमारा लैंड है, ठीक है, इसके नीचे क्या है, छोटे छोटे रिजर्व बन रखे हैं वाटर के, ठीक है. हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, और उससे इसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ बाहर निकाल देते हैं पानी को, ठीक है ना. ग्राउंड वाटर ऐसे चलता है काम, ठीक है. अब इससे ज्यादा मत पूछना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में सर पूरा करके बताओ, नहीं इतना ही काफी, ठीक है. देख लो, इनफैक्ट इट इज ओवर यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड पर्पसेस इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, ठीक है. कई सारे हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए हमें हमारे घरों के अंदर ट्यूबवेल्स वगैरह देखने को मिलते हैं. आपने नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आप ये जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज जो होते हैं, जो बिग सिटीज होती है ना, उनमें ये चीजें देखने को मिलेगी. एडिशनली ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज फॉर इरिगेशन, ठीक है. ट्यूबवेल वगैरह देखे होंगे ना पंजाब की, जब भी फोटोज आपके माइंड में आएगी तो क्या क्लिक होगी कि एक बड़े सारे खेत चल रहे हैं, वहां पे एक है ना पाइप है, पाइप से पानी बाहर आ रहा है. अरे पाइप से पानी बाहर नहीं आ रहा है, ट्यूबवेल से पानी बाहर आता है पाइप के अंदर, ठीक है ना. तो देखो कहाँ पे देखने को मिलता है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा. और साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि इस एरियाज में ये जो वाटर है इसका ओवर यूज किया जाता है ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए. एक चीज थी ग्रीन रेवोल्यूशन. एक ऐसा समय था जब इंडिया के पास फूड नहीं था, ग्रेन्स नहीं थे हमारे पास, ठीक है, वीट नहीं था, हम इम्पोर्ट कराते थे वीट को. अब ऐसे में अमेरिका ने मना कर दिया कि मैं तो तुम्हें कोई वीट वगैरह देने वाला नहीं हूँ. हमारे उस समय के प्रधानमंत्री सर का दिमाग खराब हो गया कि ऐसे कैसे हमें मना कर दिया. कोई हम फूड के लिए ऐसा थोड़ी है कि एक साल नहीं खाएंगे तो हम रह नहीं पाएंगे. अगले ही साल से स्टार्ट कर दिया ग्रीन रेवोल्यूशन, और इंडिया के अंदर हमने देखने को मिला कि आज इतना रिजर्व है कि जब प्रॉब्लम आती है तो हम लोगों को फूड देते हैं, लोग हमें फूड नहीं देते. हमारे पास बफर स्टॉक रहता है उस चीज का, ठीक है. ग्राउंड वाटर इज बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट ड्यू टू द इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. ग्राउंड वाटर को ओवरली एक्सप्लॉइट किया जाता है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के कारण जो ग्राउंड वाटर है वो खराब होता
जा रहा है। इलेक्ट्रिक पंप आर यूज बाय हाउसिंग सोसाइटीज इन अर्बन एरियाज टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स। हमें देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिक जो पंप्स होते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि हाउसिंग सोसाइटीज जो होती है, हाउसिंग सोसाइटी क्या होती है, देखो आजकल की टाइम में एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एक है ना बिल्डर्स या डेवलपर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पूरा एरिया बाय करते हैं, बड़ा सारा एरिया बाय कर लेते हैं। यहाँ पे ये कई सारे जो होम्स है ना उनको बिल्ड करते हैं और उनको वो सेल कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसा वो लोग करते हैं। अब होता क्या है ना कि ये कोई गवर्नमेंट ओन तो था नहीं, प्राइवेट कॉलोनी थी। प्राइवेट कॉलोनी होने के कारण अब इनको वाटर लाइन की सप्लाई चाहिए होती है, गवर्नमेंट से लेंगे तो महंगा पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पे इन्होंने अपनी सोसाइटी काटी होती है, जहाँ पे इन्होंने अपनी सोसाइटी बनाई होती है ना, यहीं पे ही ट्यूबवेल वगैरह लगा देते हैं, वहां से ग्राउंड वाटर निकाल के ये लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसके कारण जो ग्राउंड वाटर है बहुत ज्यादा जल्दी डिप्लीट हो रहा है। एक बात बताऊं, ग्राउंड वाटर जो होता है ना उसको यूज करना आसान है, पर ग्राउंड वाटर को वापस रिक्रिएशन में डालना, मतलब वो वापस अपने आप को रिक्रिएट कर पाए, वो बहुत ज्यादा मुश्किल प्रोसेस है, आसानी से नहीं होता। Since many rivers and lakes have been toxicated and polluted, groundwater is now essentially the sole source of fresh water that can be used. Untreated groundwater is heavily used due to all these factors. बस यही कहानी थी ग्राउंड वाटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चलता है, हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड, एक्सप्लेन वेरियस वेज। हमें ये देखना है कि आखिर किस तरीके से हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को, ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कम करके हम हमारे फ्रेश वाटर को बचा सकते हैं, ठीक है ना। कैसे हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कम करके हमारे फ्रेश वाटर को बचा सकते हैं, कुछ आइडियाज आपको देने हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट इस पे आ जाता हूं। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय प्रोसेसिंग बाय रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग इट इन 2 और मोर स्टेजेस, ठीक है। पहली बात तो ये, इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है ना, वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ती रहती है, ठीक है, और वो वाटर को खराब भी कर देते हैं। तो एक आइडिया तो ये रहता है कि उनको कहा जाए कि आप रिसाइकल करो और रीयूज करो, मतलब आप वापस है ना एक ही वाटर को, मतलब आपने 10 लीटर्स ऑफ वाटर लिया, उसको एक बार यूज किया, फिर ट्रीट किया, फिर उसे यूज किया, फिर उसे ट्रीट किया, फिर उसे यूज किया, फिर उसे ट्रीट किया, ऐसे कर करके आप वाटर को यूज करो, ताकि आप जो है वाटर कम से कम यूज कर सको, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सको। Every liter of waste water discharged by our industry pollutes 8 times the quantity of fresh water, ठीक है। 1 लीटर इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो काफी है 8 लीटर ऑफ फ्रेश वाटर को खराब करने की, तो आप समझ सकते हो कितना बुरा है। आगे बढ़ते हैं, कैप्चरिंग रेन वाटर टू सेटिस्फाई वाटर नीड, ठीक है ना। वाटर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या करना है, रेन वाटर को आपको प्रोटेक्ट करना है, या फिर आपको कैप्चर करना है, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसा कॉन्सेप्ट। Preparing hot water and effluents for release before dumping them into the ponds and river, ठीक है। हॉट वाटर और एफ्लुएंट्स, मतलब हम देखते हैं इंडस्ट्री से ये हॉट वाटर निकलता है, एफ्लुएंट्स वगैरह निकलते हैं, वेस्ट कह सकते हो आप, उसको है ना रिवर वगैरह पॉन्ड्स वगैरह में डालने से पहले अच्छे से ट्रीट किया जाए। 3 स्टेजेस जो है वो हम इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। पहला उसके अंदर स्टेज होने वाला है मैकेनिकल प्राइमरी ट्रीटमेंट मेथड्स इंक्लूडिंग स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोकुलेशन एंड द सेडिमेंटेशन। ये कुछ प्रोसेस है जो फॉलो किए जाने चाहिए। सेकंड है बायोलॉजिकल प्रोसेस या बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग थेरेपी। थर्ड है बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल मैकेनिज्म यूज्ड इन टर्शियरी ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर इज रिसाइकल्ड इन दिस प्रोसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब देखो क्या है ना, इसका वीडियो इसलिए बड़ा है क्योंकि इस पूरी ज्योग्राफी के अंदर हमें 8 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। तो अब अगर 8 चैप्टर्स एक साथ करने को मिलेंगे तो थोड़ा तो टाइम ड्यूरेशन चलता है ना, इतना थोड़ी है कि आधे 1 घंटे में करके दे दूंगा, ठीक है, थोड़ा तो टाइम लगेगा ही ना क्लियर करने में। क्वेश्चंस बहुत सारे कवर करने पड़ेंगे, हर एक चैप्टर मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं ये है वो है, ये है वो है। देखो एग्जामिनर जो है ना वो आंखों पे पट्टी बांधता है और फिर वो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन को डालता है, ठीक है ना, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, बट हाँ इनको पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, ये रिलेवेंट चीजें हैं। चलो सीबीएसई 2015-2012 आखिरकार लिखा हुआ आ ही गया है। तो इसके अंदर क्वेश्चन था, नेम एनी 4 ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, व्हाट इज देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। ऑयल सीड्स जो है, ऑयल सीड्स क्या होते हैं पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है ना। जो हम खाना बनाते हैं ना, फूड ऑयल, ठीक है ना, फूड ऑयल जो है जिससे हम खाना बनाते हैं वो ऑयल जो है हमें ऑयल सीड्स से मिलता है, ठीक है। सीड्स होते हैं, सीड को प्रेस करके उससे ऑयल निकाला जाता है, क्लियर है। उसका यूज हम हमारे फूड ऑयल मतलब हम हमारे खाना बनाने में
करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कोई 4 ऑयल सीड्स के बारे में आपको बताना है जो कि इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, साथ ही साथ उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। यही क्वेश्चन यहाँ पे नीचे देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सिसम, तिल, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड्स, कॉटन सीड्स, लाइन सीड्स, सनफ्लावर आर अमंग दी ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया। ठीक है, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स हैं हमारे इंडिया में। लाइन सीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स व्हाइल सिसम इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया एंड अ रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। ये यहाँ पे ये लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बाकी दिखाता हूँ। लाइन सीड मस्टर्ड जो है वो तो सब रबी क्रॉप के हैं, और सिसम की अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर तो ये खरीफ क्रॉप है और साउथ इंडिया के अंदर ये रबी क्रॉप है। जैसी हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन से उसके अकॉर्डिंग जैसा वहां पे सिस्टम बनता है वैसा ही वहां पे प्रोडक्शन होता है। ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप, बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स आर कैस्टर सीड्स आर प्लांटेड। अब देखो जो ये हमारा ग्राउंडनट होता है खरीफ क्रॉप होता है, और रबी और खरीफ क्रॉप ये जो कैस्टर सीड्स होते हैं वो रबी और खरीफ क्रॉप दोनों होते हैं। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट पढ़ लेना, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ऑयल सीड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। कुकिंग इज डन विद ऑयल सीड, समझा दिया है। सोप, कॉस्मेटिक, ऑइंटमेंट्स आर ऑल मेड ऑफ फ्रॉम ऑयल दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑयल सीड्स। ठीक है, सोप हो गए, कॉस्मेटिक हो गए, ऑइंटमेंट्स हो गए, ये सारी चीजें हमें ऑयल सीड्स से देखने को मिलती हैं। अ बाय प्रोडक्ट इज लेस बिहाइंड द ऑयल सीड्स आर एक्सट्रैक्टेड ऑफ देयर ऑयल। ठीक है ना, बाय प्रोडक्ट भी देखने को मिलता है जिसे हम ऑयल केक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका जो यूज है ऑयल केक का वो हम कहाँ कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स में कर सकते हैं, और एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं हमारे कैटल के लिए, फॉर कैटल। ओके, हम आगे चलते हैं। फूड। ठीक है, ये फ्यूल नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे ये फूड होना चाहिए। ठीक है, गलत है। आगे बढ़ते हैं। 2013-17 क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया, मेंशन एनी 4 यूजेस ऑफ मैग्नीज। ठीक है ना, हमें क्या बताना है, मैग्नीज के प्रोड्यूसर्स बताने हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं, और सेकंड क्वेश्चन भी यही है, मैग्नीज के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंडिया टॉप मैग्नीज प्रोड्यूसिंग स्टेट इज ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कुछ यूज भी देख लेते हैं ताकि पता तो पड़े क्वेश्चन क्यों आया था। ऐसा तो है नहीं ना कि कोई चीज हमने बता दी, पूछ ली, अब उसका यूज भी तो हमें बताना पड़ेगा कि क्या क्या यूज है मैग्नीज के। तो देखो, फेरो मैग्नीज अलॉयज यूज, देखो क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ फेरो मैग्नीज अलॉयज। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मैग्नीज का यूज क्या करने के लिए बनाया जाता है, एलॉयज बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फेरो का मतलब होता है फेरस और मैग्नीज। ठीक है ना, फेरस का मतलब क्या होता है, आयरन। ठीक है, आयरन और मैग्नीज को मिला के अलॉयज बनाए जाते हैं। ठीक है, अलॉयज क्या होते हैं, तो अलॉयज एक टाइप का मिक्सचर होता है। अलॉयज के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है जिससे वो बना है, उन दोनों की ही प्रॉपर्टी इसमें देखने को मिलती है। इसका मतलब है किसी एक, हम बात करें लेट सपोज फेरो की आयरन से उसमें क्वालिटी ज्यादा होगी, मैग्नीज से भी उसमें क्वालिटी ज्यादा होगी, दोनों को मिला के जो मिक्सचर बनेगा उसको अलॉय कहते हैं। ठीक है, अलॉय व्हील वगैरह जो आपने सुना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। इट इज कंपोनेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर भी हम मैग्नीज को यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर मुझे थोड़ा कम आइडिया है कैसे यूज होता है। ठीक है, बट आप पूछ सकते हैं घर में कि ये क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं। इट इज एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ बैटरीज, पेंट एंड पेस्टिसाइड्स। बैटरीज, पेंट और पेस्टिसाइड्स के अंदर इसका यूज किया जाता है मैग्नीज का। ओके, इट इज एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। ठीक है, प्रोडक्ट जो स्टील का प्रोडक्शन है ना, उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। 1 टन ऑफ स्टील नीड्स ओवर 10 किलोग्राम्स ऑफ मैग्नीज टू बी प्रोड्यूस। अगर 1 टन आपको स्टील बनाना है तो उसके लिए आपको लगभग 10 kgs ऑफ मैग्नीज की जरूरत तो पड़ने वाली है। 2016 और 15 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, हाईलाइट एनी 3 मेजर्स टू कंजर्व देम। ओके, आपसे पूछा गया है कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स क्यों किया जाता है, वो बता दो, इंपॉर्टेंस बता दो, और साथ ही साथ आप कुछ मेजर करने का भी मतलब इनको बताओ कि किस तरीके से आप इनको कंजर्व कर सकते हो, ये चीज आपको बतानी है। आगे बढ़ते हैं। numerous industries use minerals, therefore it is important to use them wisely as they required everywhere। समझ गए होंगे। मिनरल्स आर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज डेट आर ऑलरेडी इन लिमिटेड सप्लाई। मिनरल जो है वो ऐसा नहीं है कि रात को सोए और सुबह आपको मिनरल मिल जाएगा, नहीं, एक बार बन गया है ना तो वापस से उसको बनने में बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। जैसे कि आप बात कर सकते हो कि जो सोलर एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी होती है वो रिन्यूएबल होती है, क्योंकि आप रात को सोओगे तो सुबह तो आपको सनलाइट मिलने वाली है ना, तो सोलर आपको एनर्जी सुबह मिल जाएगी। ठीक है, मिनरल्स आपको वापस नहीं मिलने वाले, तो वाइजली यूज करना जरूरी है। ठीक है,
Numerous ideas for economic development have been made possible because of the availability of the specific minerals. Therefore, careful mineral use is required to keep such development plans and projects moving forward. ठीक है, if you require the development, you need resources. ओके अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए रिसोर्स चाहिए. कई सारे ऐसे डेवलपमेंट होते हैं जिनके लिए स्पेसिफिक मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है. बिना उन रिक्वायरमेंट्स के, बिना उन मिनरल्स के आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे. आगे बात करते हैं मिनरल कंजर्वेशन की कुछ टेक्निक्स के बारे में. टेक्निक्स ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट है नहीं, नॉर्मल टेक्निक्स की बात करेंगे जो आप भी समझ सकें. यूटिलाइजिंग मोर एडवांस टेक्नोलॉजी विल हेल्प टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मिनरल वेस्टेड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शंस. ठीक है, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है जब हम मिनरल्स को निकालते हैं. जब हम मिनरल्स को निकाल रहे हैं तो हमें एक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी है ताकि हम ज्यादा अच्छे से मिनरल्स को निकाल सके, एक्सट्रैक्ट कर सके. ठीक है, ऐसा ना हो कि वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा निकल जाए. Recycling should be done whenever possible for minerals and the metal derived from those minerals. ठीक है, रिसाइकलिंग जो है वो जब भी पॉसिबल हो वो तभी ही करनी चाहिए. मतलब जब भी हम देख सकें कि रिसाइकलिंग पॉसिबल है मिनरल के लिए तो उसका रिसाइकल करना चाहिए, हमें बार बार उसको यूज करना चाहिए. द यूजेज ऑफ, जैसे कि आपने कबाड़ी वाला देखा होगा, ठीक है, वो क्या करता है, वो आपसे जो भी आपके घर में जो भी पुराने इक्विपमेंट्स रहे होंगे, जो भी लेट सपोज आयरन वगैरह से बने हुए कुछ भी इक्विपमेंट्स वगैरह लेंगे, वो आपसे ले लेगा, बाय कर लेगा, कंपनी को देगा, कंपनी उसको वापस रीयूज कर लेगी, रिसाइकल कर लेगी. बस यही बात है. द यूज ऑफ स्क्रैप मेटल एंड मेटल अल्टरनेटिव शुड बी इंकरेज व्हेनेवर पॉसिबल. अभी बोला ना स्क्रैप मेटल, ठीक है, और मेटल के जो भी अल्टरनेटिव है उन्हें हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए. अगला क्वेश्चन 2011 और 12 के लिए हमारे सामने आ रहा है. देखो क्वेश्चन भले ही छोटे होते हैं ज्योग्राफी के अंदर, बट समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है. और अगर समझना ही मुश्किल है तो आप ये समझ सकते हो कि समझ के देखो, समझना है तो पहले ये समझो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन है 11 और 12 का क्वेश्चन है, क्या है, मेंशन एनी 2 challenges faced by the jute industry in India, state any one step taken by the government to stimulate its demand. ठीक है ना. देखो इंडिया की जो जूट इंडस्ट्री है उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, पहले तो आपको वो बताना है, और किस तरीके से उन चैलेंजेस से लड़ने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है वो हमें बताना है. कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पूछते हैं, करते हैं. The 2 challenges faced by the jute industry in India are stiff competition from synthetic equivalents on the global market. हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर एक स्टिफ कंपटीशन देखने को मिलता है. स्टिफ कंपटीशन किससे देखने को मिलता है, सिंथेटिक से. ठीक है ना. अब जूट तो है ही है, जूट बैग वगैरह जो है, गनी बैग आप जिसे कहते हो, गनी बैग तो है ही है, बट आजकल क्या किया जा रहा है, बहुत सारी जगहों पर हम सिंथेटिक जो बैग्स होते हैं उनका यूज करते हैं. सिंथेटिक बैग जो है वो एक बार यूज कर लिया, दूसरी बार नहीं कर पाओगे. गनी बैग एक बार यूज किया, दूसरी बार कर पाओगे. ठीक है, फायदे हैं. Other jute producing countries including the Bangladesh, Brazil and the Philippines, Egypt, Thailand compete for supply. ठीक है ना. बांग्लादेश, ब्राजील ऐसी कई सारी कंट्रीज आपके सामने है जो आपको एक अच्छा कंपटीशन दे रही है. गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो देखो गवर्नमेंट एक्शन टू इंक्रीज डिमांड फॉर जूट. द गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड अ पॉलिसी रिक्वायर्ड द यूज ऑफ जूट पैकिंग इन ऑर्डर टू इंक्रीज डिमांड फॉर द मटेरियल. ठीक है, गवर्नमेंट ने बोल दिया देखो अगर आपको डिमांड बढ़ानी है जूट की तो उसके लिए सिर्फ एक ही काम है. एक काम हम ये कर देते हैं कि जो भी सप्लाई होगी, सप्लाई के लिए जो आपको पैकिंग यूज करनी है उस पैकिंग के अंदर सिर्फ आप जूट का ही यूज करोगे. ठीक है ना, आप सिंथेटिक मटेरियल्स का यूज नहीं कर सकते. तो ऐसे में हम देखते हैं कि जो एक डिमांड है वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है. आगे चलते हैं. 13, 12 और 11 का क्वेश्चन है, व्हाई इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दिस इंडस्ट्री. देखो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो होती है वो एक कंट्री के लिए बेस तैयार करती है. ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा बेसिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और ऐसे में हम ये देखते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट होने के बाद हमारी ये जो इंडस्ट्रीज है ना वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है. प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, साथ ही साथ उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हम समझेंगे इस क्वेश्चन के अंदर. देखो हमारी कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी हम बात करें ना सेक्टर की, तो उसके अंदर हम आयरन का रोल तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि देखो आयरन इंडस्ट्री जो है ना हर एक चीज के लिए बेस है. मैं बात करूं मशीन की, मशीन किससे बनती है, तो मशीन आयरन से बनती है. मैं बात करूं कि लेट सपोज की कोई भी उसके अंदर फिक्सचर्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है, फर्नीचर वगैरह बनाना है, तो फर्नीचर के अंदर भी हम ये देखते हैं कि हाँ हमें चेयर जो है वो वुड्स की बनी हुई दिखेगी, पर जो चेयर्स वगैरह होगी उसके अंदर कई सारी चेयर्स जो है हमें आयरन स्टील इनकी भी तो देखने को मिलती है. तो ऐसे में ये तो बेसिक है. ठीक है, कार्स वगैरह सब चीजें इसी से देखने को मिलती हैं.
because all other industry, heavy, medium and light, rely on it for their equipment and goods. The iron and steel sector is referred as the fundamental industry. इंडस्ट्री हैवी हो, मीडियम हो, लाइट हो, कुछ भी हो, आयरन इंडस्ट्री जो है फंडामेंटल इंडस्ट्री है. द इश्यूज दिस फैक्टर इज डीलिंग विद आ हाई कॉस्ट. ठीक है ना, एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, लिमिटेड सप्लाई होती है. अब देखो क्या है ना, एक तो हाई कॉस्ट होती है. अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो इस इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, हर कोई नहीं कर सकता. दूसरा क्या है, लिमिटेड सप्लाई होती है कोकिंग कोल की. ठीक है ना, जो इसको कोक करता है ना, जो हमारा ये भट्टियां जो चलती है, ठीक है ना, फर्नेसेस जो होती है, उसको चलाने के लिए कोकिंग कोल की रिक्वायरमेंट होती है. लो लेवल प्रोडक्टिविटी, जो हमारे लेबर है ना वो इतने प्रोडक्टिव नहीं है, इतना वर्क नहीं कर पाते. अनरिलायबल एनर्जी सप्लाई. ठीक है ना, हमारे इंडिया के अंदर कभी भी लाइट जा सकती है, तो बस एक ये प्रॉब्लम भी है. साथ ही साथ क्या है, आखिर शोडी कंस्ट्रक्शन. ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज्यादा वीक हमें देखने को मिलते हैं. बस यही सारी चीजें हैं. आगे बढ़ते हैं. 2013, 17 और 16 का ये क्वेश्चन है. एक्सप्लेन एनी 5 मेजर्स टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन इंडिया. ठीक है ना, आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये वापस से रिपीट हो गया है, मतलब ठीक है, कर सकते हैं वापस. ठीक है, कोई 5 मेजर्स हमें बताने हैं ताकि हम जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसे कंट्रोल कर सके. ठीक है ना, हमने इससे पहले वो रिसोर्स प्लानिंग वाला भी देखा था. ठीक है, बेसिक वो रिसोर्स प्लानिंग के लिए था, ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को लेके हम देखते हैं क्या है. बाय एडिंग फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स, इन क्या है, इन रियल क्या है, इन inertial separators. ठीक है ना, inertial separators and the electrostatic precipitators to factory smoke stacks particulate matter in the air can be minimized. ठीक है ना, फिल्टर वगैरह का यूज किया जाए, फिल्टर की यूज करते हैं. जैसे कि देखो हम बात करते हैं टी की. अगर टी को आप बनाओगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको छानना पड़ेगा ना, फिल्टर करना पड़ेगा. ठीक है, फिल्टर से होता क्या है, कचरा ऊपर रह जाता है, जो आपको जो गुड चाहिए वो आपको अपने कप में मिल जाता है. ठीक, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो फैब्रिक फिल्टर है ना वो लगा सकते हैं, ताकि जो पोल्यूशन है ना, पोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स, वो तो वहीं रुक जाए. ठीक है, वो तो जाम होकर रुक जाए, और उसके साथ जो फिल्टर हुआ हुआ जो भी स्मोक होगा वो बाहर आ जाएगा. ठीक है ना, इससे कहीं ना कहीं हम अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हैं. गैस और ऑयल कैन बी यूज इन फैक्ट्रीज इंस्टेड ऑफ कोल टू रिड्यूस स्मोक. ठीक है ना, गैस और ऑयल का यूज करना चाहिए हमें, ताकि हम कोल का जो एक स्मोक होता है, ठीक है ना, उसे हम रिड्यूस कर सके. आगे बढ़ते हैं. क्या है, जनरेटर शुड बी इक्विप्ड विथ साइलेंसर्स. ठीक है ना, जनरेटर्स बहुत आवाजें करते हैं, तो उन जनरेटर्स को हम इक्विप कर सकते हैं, मतलब उसमें हम साइलेंसर्स वगैरह लगा सकते हैं ताकि उनकी आवाजें थोड़ी कम की जा सके. कई सारे नए गियर्स वगैरह उसमें लगा सकते हैं. कई सारे जो इक्विपमेंट है ना वो हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, ताकि कम से कम उसमें से नॉइज हमें देखने को मिल जाए. सर्टिफिकेट्स ऑफ पॉल्यूशन चेक शुड बी रिक्वायर्ड. ठीक है, पॉल्यूशन चेक के लिए सर्टिफिकेशंस भी होने चाहिए हर एक इंडस्ट्री के लिए, ताकि इंडस्ट्री जो है काम करने से पहले सोचे कि अगर गलत काम किया तो हम फंस सकते हैं. इंडस्ट्रीज मशीनरी कैन बी चेंज टू बिकम मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड क्वाइटर. हमें इंडस्ट्रियल मशीनरीज को चेंज करवा देना चाहिए ताकि वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो सके, बहुत ही ज्यादा क्वाइट हो सके, मतलब शांत हो सके. यू कुड ऑल्सो यूज अ सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब्स साउंड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन जो है 2011, 19, 13 और 12, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बस बहुत है, पढ़ लेना. ठीक है, आगे देखते हैं. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर. सपोर्ट योर आंसर बाय गिविंग एनी 3 आर्गुमेंट. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं है. ओके, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंडस्ट्री इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है ना, इंडस्ट्री का हमें रोल बताना है कि आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. चलो देखो, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हैंड इन हैंड दे प्रोसीड. हमें लगता है कि एग्रीकल्चर अलग है, इंडस्ट्री अलग है, बट ऐसा नहीं है. इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है और रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर से देखने को मिलता है. ठीक है, कुछ ये फॉलोइंग पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं. एग्रीकल्चर हैज बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. ठीक है, एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं किससे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से, विच हैव इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स यूज्ड एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल. ठीक है ना, हमें क्या करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना है, और अगर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, क्रॉप्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी. टू बूस्ट एग्रीकल्चर आउटपुट, द एग्रो बेस्ड बिजनेस सप्लाई फार्मर्स विद इंडस्ट्रियल गुड्स सच एज फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इरिगेशन पंप्स, पीवीसी पाइप्स, मशीनरी एंड टूल्स. तो देखो, अगर हम बात करते हैं किसी भी इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर गुड्स की,
और अगर एग्रीकल्चर गुड्स की बात करूं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रियल गुड्स की, जैसे कि पीवीसी पाइप हो गए, मशीनरी हो गई, टूल्स हो गए, इरिगेशन पंप हो गए, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स कहाँ बनते हैं? इंडस्ट्री में बनते हैं। रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? एग्रीकल्चर में रिक्वायरमेंट होती है। द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एक्सेस laborers who are truly unemployed but are distinguished themselves is employed by the industrial sector। ठीक है ना, कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिसमें हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर लेबर्स जो होते हैं वो भी वर्क करते हैं। एज अ रिजल्ट द ग्रोथ ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैव नॉट ओनली हेल्प्ड फार्मर्स इंक्रीज देयर आउटपुट बट ऑल्सो ग्रेटली इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इससे क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फास्ट होने के कारण हमें हमारे फार्मर्स को भी हेल्प होती है और इंडस्ट्रीज को भी हेल्प होती है, हमें ऐसा देखने को मिलता है। 16, 19, 11 और 12 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, एक्सप्लेन एनी 3 फिजिकल फैक्टर्स एंड 2 ह्यूमन फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है ना, कभी भी कोई इंडस्ट्री जो है ना यूं हवाओं में ही सेटल नहीं कर दी जाती, उसके पीछे एक प्लानिंग होती है। ठीक है, अब प्लानिंग कैसे की जाती है? देखा जाता है कि क्या जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है तो क्या वो उस एरिया के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। तो हमें बताने हैं कुछ फिजिकल फैक्टर्स, साथ ही साथ हमें ये बताना है एक ह्यूमन फैक्टर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिजिकल एंड ह्यूमन वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड टू कैटेगराइज द एलिमेंट्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री विच आर, देखो अब देखते हैं क्या हो सकते हैं इसके अंदर। आगे चलो, फिजिकल फैक्टर्स के अंदर सबसे पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ रॉ मटेरियल। किसी भी इंडस्ट्री को वहीं सेटअप किया जाता है जहां पे उसके आसपास में ही रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि इंडस्ट्रीज तो सेटअप कर दी यहाँ पे, 100 किलोमीटर दूर से उसका रॉ मटेरियल आ रहा है। सबसे पहली बात, इंडस्ट्री वहीं सेटअप होगी जहां पे उसका रॉ मटेरियल होगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ रॉ मटेरियल्स, इफ द रॉ मटेरियल्स आर कम्प्रोमाइजेस एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, द प्रोडक्शन नीड्स टू बी क्लोज टू वेयर दे आर। ठीक है, फॉर इंस्टेंस द आयरन एंड स्टील सेक्टर इज क्लोज टू द रॉ मटेरियल सोर्सेस। आयरन और जो स्टील इंडस्ट्रीज होती है, जो सेक्टर होते हैं, उनकी जो इंडस्ट्रीज है वो वहीं सेटल की जाती है जहां पे रॉ मटेरियल्स उसके पास में हो। वाटर सप्लाई की बात करूं, द प्रेजेंस ऑफ वाटर अफेक्ट्स वेयर इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड। ठीक है, वाटर की रिक्वायरमेंट तो हर जगह है, तो वाटर तो होना ही चाहिए। For a number of industrial processes, water is necessary. Hydroelectricity can also be produced using waterfalls and rivers. ठीक है, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लाइमेट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लाइमेट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है ना, एक क्लाइमेट को देखते हुए एक इंडस्ट्री को वहां पे सेटअप किया जाता है। जैसे जूट का प्रोडक्शन अगर मैं बात करूं तो जूट का प्रोडक्शन जो है, ठीक है, जूट इंडस्ट्री जो है वो आपको बंगाल साइड में दिखेगी, राजस्थान साइड में कभी भी नहीं दिखने वाली, क्योंकि जो ज्योग्राफिकल या क्लाइमेटिक जो सिचुएशंस या फिर उसको जैसा सर्कमटेंसेस चाहिए ना, वो सब बंगाल में ही अवेलेबल है। ठीक है, क्लाइमेट इट इज इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्रीज के लिए। इंडस्ट्रीज डू नॉट डू वेल इन हार्श क्लाइमेट। एक हार्श क्लाइमेट के अंदर इंडस्ट्री जो है वो अच्छा नहीं कर पाती है। क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हार्ड, वेरी हॉट, ह्यूमिड, ड्राई और कोल्ड डू नॉट सपोर्ट इंडस्ट्री वेल। ठीक है ना, जैसे कि हम बात कर सकते हैं जैसलमेर की। राजस्थान में जैसलमेर का एरिया है जहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, ड्राई है, मतलब हम है ना वहाँ पे काम कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, एनवायरनमेंट इतना खराब है कि वहाँ पे किसी भी तरह की इंडस्ट्री हम सेटअप कर ही नहीं सकते, और हमें कोई भी टाइप की इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप हुई भी दिखती भी नहीं है। फॉर इंस्टेंस द कॉटन टेक्सटाइल सेक्टर नीड्स अ ह्यूमिड एटमॉस्फेयर सिंस अ ड्राई क्लाइमेट कॉजेज थ्रेड टू ब्रेक। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स की बात करूँ तो देखो, लेबर, आपने इंडस्ट्री तो रॉ मटेरियल के कारण शिफ्ट कर दी वहां पे, पर लोग भी तो होने चाहिए काम करने के लिए, नहीं तो हवाओं में काम थोड़ी करेंगे। ठीक है, तो लेबर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेबर इंटेंसिव और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस नीड अ लार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल प्राइस लेबर फोर्स। ठीक है ना, एक बहुत लार्ज और एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। जितना लेबर की प्राइस कम होगी उतना ही ज्यादा कॉस्ट कम आएगी। हाई टेक इंडस्ट्रीज मस्ट बी सिचुएटेड इन एरियाज विद एक्सेस टू क्वालिफाइड वर्कर्स। ओके, तो देखो लेबर की रिक्वायरमेंट होगी जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होगी, मतलब जिस इंडस्ट्री के अंदर लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है वहां पे हमें लेबर तो चाहिए ही चाहिए। ओके, कैपिटल की मैं बात करता हूं, कैपिटल इज द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन टू लॉन्च अ फर्म। ठीक है, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, पैसा भी तो होना चाहिए। द साइज एंड लोकेशन ऑफ द फैक्टर आर डिपेंडेंट ऑन द फंड्स अवेलेबल। ठीक है ना, अब चलो हमने सब डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट यार कैपिटल इतना है ही नहीं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो क्या वहां पे कभी किसी भी तरीके की इंडस्ट्री सेटअप होगी? कभी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशन की बात करते हैं। ठीक है ना, अगर गवर्नमेंट ने ही बोल दिया कि आप इस एरिया के अंदर प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो फिर कोई सा भी प्रोडक्शन वहां नहीं होने वाला। इन सम प्लेसेस इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इज इंकरेज व्हाई इट इज प्रोहिबिटेड इन अदर्स। ठीक है, कुछ एरिया में तो गवर्नमेंट कहती है अरे अरे अच्छे से करो, एरिया बढ़ाते रहो, और कुछ एरिया में गवर्नमेंट कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते।
The government may offer financial incentives and supports to businesses in underdeveloped areas in the form of reduced rent and tax rates. कभी कभी हमें ये देखने को मिलता है जो एरिया डेवलप नहीं होता वहां पे डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट बोलती है कि इंडस्ट्रीज आप एक काम करो, यहाँ सेटअप हो जाओ, यहाँ पे सेटअप हो गए तो आपको इंसेंटिव्स के लिए हम क्या दे देंगे, टैक्स वगैरह के अंदर हम थोड़ा आपको रिलैक्सेशन दे देंगे ताकि आप इजीली काम कर सके। 2015 और 19 का क्वेश्चन है, व्हाई डज द छोटा नागपुर प्लेटो रीजन हैव द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, एनालाइज द रीजन। हमें जानना है कि आखिर क्यों छोटा नागपुर रीजन या फिर छोटा नागपुर प्लेटो जो हमें देखने को मिलता है वहीं पे ही हमें आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज क्यों देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, द फॉलोइंग आर द कॉजेस फैक्टर्स बिहाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द नियर छोटा नागपुर प्लेटो रीजन। ठीक है, सबसे पहला हमने अभी देखा था इंडस्ट्री के लिए होना क्या जरूरी है, रॉ मटेरियल मतलब जो आयरन ओर है, जिससे आयरन मिलता है। आयरन किससे मिलता है, आयरन ओर से मिलता है। तो आयरन ओर जो है वो हमें छोटा नागपुर प्लेटो में देखने को मिलता है, इसीलिए वहां पे इंडस्ट्रीज है। लो आयरन ओर प्राइस इन दी सराउंडिंग एरियाज देयर आर आयरन माइंस, इट एड्स इन लोअरिंग द प्राइस ऑफ आयरन और ट्रांसपोर्टेशन टू इंडस्ट्री। ठीक है ना, तो पहला तो ये रॉ मटेरियल सस्ते मिल जाता है। ठीक है, साथ ही साथ उसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी होती है, हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल्स। नियर बाय देयर आर आल्सो अदर लार्ज रॉ मिनरल्स नियर बाय सच एज द लाइमस्टोन एंड कोकिंग कोयल। जो सपोर्टिव जो भी हमें उसके साथ में और सपोर्टिव जो चीजें देखने को मिलती है उसकी भी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही आसपास के एरिया में अच्छी देखने को मिलती है। लेबर जो है बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होता है, सस्ता लेबर हमें वहां देखने को मिलता है बिहार झारखंड के अंदर। ठीक है, तो कॉस्ट और कम हो जाती है। साथ ही साथ जो नेटवर्क है ना बहुत ही ज्यादा डेंस है। ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, रोडवेज अच्छे बन रखे हैं, रेल रोड्स हमें देखने को मिलते हैं। इसी के कारण हम ये देखते हैं कि जो फैसिलिटीज है ज़्यादा हो जाती है, और फैसिलिटीज जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा, उतना ही एक इंडस्ट्री को हेल्प होगा कि वो जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती है, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा वो क्विक कर सकती है। क्विक डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंप्लीटेड गुड्स टू द इंडस्ट्रियल एंड द कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पोर्ट फैसिलिटीज भी पास में ही देखने को मिलती है। बिहार झारखंड के पास में कोलकाता है, कोलकाता के पास एक अच्छा पोर्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि 2012 और 15 के अंदर आने वाला है, आ चुका है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है ना, जो हमारा टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल सेक्टर हमारी हिस्ट्री से ही है, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से एक यूनिक पोजीशन किस तरीके से रखती है। द ओनली इंडस्ट्री इन द नेशन दैट इज फुल्ली इंटीग्रेटेड अलोंग द वैल्यू चेन एंड सेल्फ सफिशिएंट इन द टेक्सटाइल सेक्टर। इकलौती टेक्सटाइल सेक्टर ऐसा हमारे इंडिया में हमें देखने को मिलता है जिसका एक चेन सिस्टम है, और ये जो चेन सिस्टम है ये सेल्फ सफिशिएंट है, किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी और कंट्री की या किसी और कंट्री की किसी टेक्नोलॉजी की। हमने अपने आसपास में इतनी चीजें डेवलप कर ली है कि हमें किसी और की रिक्वायरमेंट अब वहां पे देखने को नहीं मिलती। हम अपने अकॉर्डिंग वहां प्रोडक्शन कर सकते हैं, किसी की रिक्वायरमेंट किसी की हमें सोच करने की जरूरत नहीं है। इट होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन, देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है। दिस सेक्टर इज फुल्ली इंटीग्रेटेड इनटू द वैल्यू चेन एंड सेल्फ सफिशिएंट। पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है वो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमारे पूरी चेन्स के अंदर देखने को मिलता है। क्रिएशन ऑफ जॉब्स, ठीक है ना, जॉब्स अच्छी देखने को मिलती है। मैनी पीपल आर एम्प्लॉयड बाय दिस सेक्टर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट कहो इनडायरेक्ट कहो, जॉब भी अच्छा देखने को मिलता है। डिमांड भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, तो इंपॉर्टेंट तो हो ही जाएगा ना। डिमांड फॉर एडजेसेंट सेक्टर्स इंक्लूडिंग केमिकल, डाइस, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क्स इज जनरेटेड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडस्ट्री एक है पर एम्प्लॉयमेंट कई सारी दूसरी इंडस्ट्रीज को भी देखती है। ठीक है ना, और हमें है ना एक हेल्प करती है कि हम फॉरेन करेंसी को अर्न कर सके। हम दूसरी कंट्रीज के अंदर हमारे टेक्सटाइल्स को सेल करते हैं और वो कंट्री जो है हमें पैसा देती है। ठीक है, दिस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स टू द नेशंस फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, दस इट कैन बी सेड दैट द टेक्सटाइल सेक्टर होल्ड्स अ डिस्टिंक्टिव प्लेस इन द इंडियन इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं, 17, 16 और 18 का क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखो 3 टाइप की इंडस्ट्री होती है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ 3 टाइप के सेक्टर होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है टर्शियरी सेक्टर। इसके अंदर आता है एग्रीकल्चर, इसमें आती है इंडस्ट्री और इसमें आती है सर्विस। ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है जिस भी कंट्री का ये सेकंड सेक्टर या फिर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना ज्यादा डेवलप होगा वो उतनी ही ज्यादा क्या होगी, प्रॉस्परस होगी, उतनी ही ज्यादा वो डेवलपमेंट के मामले में आगे होगी। 2017, 16 और 18 का ही
क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग देखो, द मॉडर्नाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हेल्प्स द एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज द फाउंडेशन ऑफ आवर इकोनॉमी। ठीक है, जितना ज्यादा हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी उतना ही ज्यादा हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको ये हेल्प करेगी। ठीक है ना, ज्यादा अच्छा प्रोड्यूस देके, ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के मेथड्स देखे। बाय गिविंग पीपल जॉब्स इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग आल्सो हेल्प्स पीपल हु आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर रेवेन्यू टू लेसन इट। ठीक है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो बीज का है। ठीक है ना, बीज का पिट्ठू है। ठीक है, बीज का ये होने के कारण होता क्या है कि एग्रीकल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ टर्शरी सेक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड द अनएम्प्लॉयमेंट। जितना ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, जितना ज्यादा एक कंट्री इंडस्ट्रियली डेवलप होगा, उतना ही ज्यादा वहां पे गरीबी, पॉवर्टी कम होगी, उतना ही ज्यादा हमें अनएम्प्लॉयमेंट भी वहां कम देखने को मिलेगा। अमेरिका की बात करते हैं या किसी भी डेवलप नेशन की बात करते हैं, वहां पे यही चीज तो है, वहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप है और डेवलप इंडस्ट्रीज के कारण ही उनका लाइफ स्टैंडर्ड हमें एक ऊंचा, एक अच्छा देखने को मिलता है, साथ ही साथ वहां पॉवर्टी वगैरह कम देखने को मिलती है। इट ऑल्सो सीक्स टू रिड्यूस द रीजनल डिस्पैरिटीज बाय बिल्डिंग इंडस्ट्री इन अंडर डेवलप्ड एरिया। ठीक है ना, हम एक एरिया, ये जो रीजन्स होते हैं एरिया, जैसे एक इंडिया के अंदर कितने सारे रीजन हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, बहुत सारी जगह हमें बहुत सारे स्टेट देखने को मिलते हैं। अब ऐसा होगा ना कि कुछ जो है ज्यादा अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, कुछ कम रह गए हैं अभी डेवलपमेंट में, तो हम यही देखते हैं। ठीक है ना, रीजनल डिस्पैरिटीज कम हो जाती है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कारण। एक्सपोर्टिंग प्रोड्यूस आइटम्स बूस्ट बिजनेस एंड ट्रेड वाइल ऑल्सो अर्निंग फॉरेन करेंसी। ठीक है ना, जो हमारे ये बिजनेसेस होते हैं उसको अर्न करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा एक है ना स्पेस देता है हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज हैज रिमेन्ड कांस्टेंट ओवर द पास्ट 20 ईयर्स एट 70%। ठीक है ना, 17% जो है वो जीडीपी को ये कंट्रीब्यूट करता है और पिछले 20 ईयर्स से ये सेम है, बढ़ भी नहीं रहा, कम भी नहीं हो रहा। ठीक है, बेसिक बात है, बढ़ना तो चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कंपैरेटिवली इट इज बिटवीन द 25 and 35% इन सेवरल ईस्ट एशियन इकोनॉमीज व्हाइल इट वाज ओनली अबाउट 7% इन द प्रीवियस 10 ईयर्स। ठीक है ना, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे इंडिया के लिए। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट फॉर द फॉलोइंग 10 ईयर्स इज 12%। हम देखते हैं कि 7% से आगे बढ़ता जा रहा है, पर हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 12% हो। ठीक है ना, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एनएमसीसी बनाया गया ताकि हम है ना ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सके, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हम कर सके। 2012 और 10 का एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में था एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कांडला सी पोर्ट। ठीक है, कांडला सी पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है तो देखो। द फर्स्ट पोर्ट वॉज बिल्ड शॉर्टली आफ्टर इंडिपेंडेंस। फर्स्ट पोर्ट है, आगे देखते हैं, इट वॉज इंडिपेंडेंस के बाद में फर्स्ट पोर्ट है, इससे पहले भी और थे पर ये इंडिपेंडेंस के बाद में फर्स्ट है। इट वॉज क्रिएटेड टू लेसन द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक एट द पोर्ट ऑफ मुंबई। ठीक है, कांडला पोर्ट होने की वजह से मुंबई या फिर बॉम्बे पोर्ट जो था उसका जो एक ट्रैफिक था वो कम हो गया, रिलैक्स उसको मिल गया है। टाइडल पोर्ट है एक, ये बहुत अच्छी बात है, टाइड्स को है ना देखते हुए बनता है ये, मतलब एक है ना टाइडल जो टाइड्स होते हैं उनको देख के बनाया हुआ है। इट हैंडल्स द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ हाईली प्रोडक्टिव ग्रेन एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट सच एज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। ठीक है ना, इन स्टेट्स को ये जो कांडला पोर्ट है ये सपोर्ट करता है। आगे चलते हैं, सीबीएसई 2016 और 12 का एक क्वेश्चन है, हमें बताने हैं 4 मेरिट्स एंड 2 डीमेरिट्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, एयर ट्रांसपोर्ट के कुछ अच्छी बातें बतानी है कि क्या किस लिए ये अच्छा है, साथ ही साथ हमें इसके कुछ 2 जो है वो हमें डीमेरिट्स भी बताने हैं। द फास्टेस्ट क्या है, द फास्टेस्ट, कोजिएस्ट एंड द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज एयर ट्रेवल। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, कोजिएस्ट है। ठीक है ना, और मतलब आप ये है ना कि एयर ट्रेवल के तो आप कहीं भी वो नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटिव करके नहीं सकते। ठीक है ना, कंपैरिजन है ही नहीं इसका, बहुत ही ज्यादा मस्त होता है। इट कैन ईजिली ट्रैवर्स इवन द मोस्ट चैलेंजिंग टेरेन। कोई भी चैलेंजिंग ट्रेन क्यों ना हो, हमें तो उड़ के जाना है, तो उड़ के जाना है, तो ट्रेन से कोई मतलब है ही नहीं, आराम से जा सकते हैं। ठीक है, टेरेन है ये, ठीक है, ट्रेन नहीं है, टेरेन है। ठीक है, ज्योग्राफिकल फीचर बता रहा है ये। ठीक है, इट फैसिलिटेट्स एंड एक्सपेडाइट्स एक्सेस टू डिस्टेंट, रिमोट एंड अदरवाइज इनएक्सेसिबल रीजन। जहां जाया जा नहीं सकता उन रीजन्स के अंदर भी एयर ट्रेवल करवाया जा सकता है। ठीक है, टू सपोर्ट ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेटिव एक्टिविटीज इट ऑफर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। जो ऑफशोर हम ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है, ऑफशोर का मतलब है जो ओशन वगैरह के अंदर भी जो हमारा एक्सप्लोरेशन वगैरह चल रहा है ना, कि हमें ऑयल और गैस के रिजर्व मिल जाए, तो उसके अंदर जैसे कि बॉम्बे हाई एक है। ठीक है ना, बॉम्बे हाई जैसा और भी हम जो एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं उसको सपोर्ट करता है ये।
ठीक है। अब इसके कुछ डीमेरिट्स की बात करें तो देखो भाई, पैसा बहुत लगता है, ठीक है ना। डीमेरिट सबसे बड़ा यही है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द एयर एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा, ठीक है। इट डज नॉट अप्लाई टू लोकेशन विदाउट एयरपोर्ट्स और हेलीपैड्स, ठीक है ना। जहां पे हेलीपैड्स नहीं होंगे, जहां पे एयरपोर्ट नहीं होंगे, वहां पे ये ट्रेवल भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन सीबीएसई 17 और 19 का है, रोडवेज स्टिल हैव एन एज ओवर द रेलवेज इन इंडिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। रोडवेज जो है ना, उसका एक रेलवेज के ऊपर एज रहा है, ठीक है ना। कैसे रहा है वो हमें बताना है। व्हाई डू रोडवेज हैव एन एज ओवर रेलवेज, ठीक है ना। कैसे रोडवेज जो है एक एज रखता है रेलवेज के ऊपर, वो ही बताना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ज्यादा है ही नहीं कुछ। इन इंडिया रोडवेज स्टिल आउट परफॉर्म्स रेल रोड, द फॉलोइंग कुछ एग्जांपल है। रोड कंस्ट्रक्शन इज सब्सटेंशियली लेस एक्सपेंसिव देन बिल्डिंग रेल रोड्स, ठीक है ना। देखो, रेल रोड्स बनाना, ठीक है, ट्रैक्स वगैरह बिछाना एक कॉस्टली प्रोसेस है, जबकि अगर हम बात करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन की, तो रोड कंस्ट्रक्शन हम इजीली कर सकते हैं और साथ ही साथ बहुत सस्ता भी पड़ता है। कंपेयर टू ट्रेन्स, रोड्स आर इजियर टू बिल्ड एंड माउंटेनियस एंड स्लोपिंग टेरेन। कैसा भी टेरेन क्यों ना हो, कैसा भी रीजन क्यों ना हो, वहां पे रोड बनाना आसान है, पर वहां पे ट्रेन के लिए ट्रैक्स वगैरह करना बहुत मुश्किल है। हाईवेज कनेक्टेड रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स एक्टिंग एज द फीडर टू अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब है क्या ना कि जो एयरपोर्ट होते हैं, सी पोर्ट्स होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, उन सभी के लिए हाईवेज जो है ना, वो एक फीडर का काम करते हैं। मतलब क्या है, लोगों को वहां तक पहुंचाने का काम जो है ना, वो हाईवेज वगैरह का है, इसलिए रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड ट्रांसपोर्टेशन इज कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ मूविंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल एंड रिलेटिवली फ्यू प्रोडक्ट्स अक्रॉस द शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर कुछ ही लोगों को ले जाने के लिए सबसे अच्छा और सबसे इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन रोड ट्रांसपोर्टेशन है। ऐसा तो है नहीं कुछ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए हम रेलवेज का यूज करने लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंस डोर टू डोर सर्विसेज इज ऑफर्ड बाय द रोड ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्सपेंसेस आर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, ठीक है, बहुत कम होता है। मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 2013 का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। एक मास कम्युनिकेशन के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो चलो पता करते हैं क्या हो सकती है, ठीक है ना। टू ट्रांसमिट नॉलेज टू द ग्रास रूट्स लेवल, मास कम्युनिकेशन is necessary. As a result, the government has made special arrangements to provide STD services for 24 hours to every hamlet in the nation, ठीक है ना। कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक जगह से दूसरी जगह तक नॉलेज और हम ये कह सकते हैं इंफॉर्मेशन का पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन सेक्टर जो है, जो हमारा मास कम्युनिकेशन है, वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके। एक STD सर्विस जो है वो हमें हमारे इंडिया के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है ना, 24 आवर के लिए। फॉर वेरियस, पुरानी चीजें हो गई, अभी एसटीडी वगैरह कुछ नहीं होता, सब कॉल कर लेते हैं। फॉर वेरियस डेमोग्राफिक ग्रुप्स क्या है, डिस्पर्स्ड अक्रॉस द नेशन, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी ट्रांसमिट अ वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशनल, रीजनल एंड द लोकल लैंग्वेज। हम ये कह सकते हैं एक ऑल इंडिया रेडियो है आकाशवाणी के नाम से, जो पूरे इंडिया के अंदर ठीक है, इंफॉर्मेशन वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। नेशनल लेवल पे बात करूं, रीजनल लेवल पे बात करूं, या फिर मैं बात करूं किसी भी लैंग्वेज की, हर एक चीज के लिए हमें फिट देखने को मिलता है हमारा ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी। वेरियस एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल, स्पोर्ट्स एंड अदर प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्ट बाय द दूरदर्शन फॉर ऑडियंस फॉर ऑल एजेस। दूरदर्शन के बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे, एक चैनल हुआ करता था पहले, यही हुआ करता था, ठीक है ना। इसका यूज जो है, या फिर आप मैं ये कह सकता हूँ, कई सारे इसमें टीवी सीरीज वगैरह आते हैं, कई सारे एजुकेशनल चीजें इसमें आती है, स्पोर्ट्स इस पे आता है, बहुत सारी चीजें एक ही जगह पे आती है, जिसका नाम है दूरदर्शन। India annually produces a sizable number of newspaper and journals for the purpose of the disseminating the information. ठीक है, इंडिया में बहुत सारे न्यूज़पेपर और जर्नल्स पब्लिश किए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जा सके। द वर्ल्ड्स टॉप प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इज इंडिया फॉर अम्यूजमेंट। इट क्रिएट्स शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर्स एंड द वीडियो शॉर्ट्स। इंडिया जो है उसका आप ये कह सकते हो कि वर्ल्ड का एक टॉप प्रोड्यूसर है, ठीक है। किस सेंस में टॉप प्रोड्यूसर है? फीचर फिल्म्स बनाने में, ठीक है ना। बहुत सारी फीचर फिल्म्स इंडिया में हमें देखने को मिलती है। और इसी के साथ आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। आप सभी को आपके एग्जाम्स के अंदर एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, किसी भी चीज से डरना नहीं है। कुछ भी समझ नहीं आता तो स्कोरशाला की पूरी टीम ने कई सारे वीडियोस कई सारे सब्जेक्ट्स पे बना रखे हैं, तो जाके देख लेना है, कोई टेंशन वेंशन नहीं लेनी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।